ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक देखते हैं इसका, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। ठीक है, तो मान लो जैसे अगर तुम्हारा कोई पैराबोला होता, मान लेते हम जनरल पैराबोला की बात कर रहे हैं, कुछ y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। ठीक है, और मान लो अगर हमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया होता p x, y। ठीक है, अब मान लो मुझे ये चेक करना है ये जो पॉइंट p है तुम्हारे इस पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, कहाँ? देखो ऑब्वियसली ऊपर लाई करने के लिए x, y को इसको सेट सा करना पड़ेगा। अगर इसको सेट सा कर गया मतलब इसको ऊपर लाई कर रहा है। अब देखना, हाँ, इस वाले पोर्शन को हम लोग पैराबोला का इनसाइड डिफाइन करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग पैराबोला का आउटसाइड डिफाइन करते हैं, बाहर वाला। ठीक है, अब मान लो अगर तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया जाए x, y और तुम्हें चेक करना है कि इसके बाहर है या अंदर है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा, देखो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट था, ठीक है, जो भी होता मान लो x, ठीक है, इस पे क्या करो, ठीक है, इसको x1 का y1 मान लेता हूँ। ठीक है, क्या करो इस x1 पे ये चेक कर लो कि पैराबोला की हाइट कितनी आ रही है। ठीक है, तो इस x1 पे सोचो जो पैराबोला की हाइट आती, ठीक है, वो तुम्हारी कितनी आती है अपनी √ऑफ कितना 2ax1, कुछ ही आया था अपना। सोचो इस x1 पे अगर मैं पैराबोला की अगर हाइट निकालते सीधे यहाँ पे x1 छापते, तो यहाँ पे अगर x1 छापते तो यहाँ पे सीधे कितना जाता √ऑफ कितना 4ax1, ये पैराबोला की हाइट आती। अब जरा ये सोचने की कोशिश करो, अगर इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना था y1 था, तो जो अगर y1 की वैल्यू अगर √ऑफ 4ax1 से अगर बड़ी हो गई, ना, अगर y1 की वैल्यू √ऑफ 4ax1 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या है y1 इसके यहाँ पे लाई कर रहा होगा। सोचो दोनों का x कोऑर्डिनेट तो अभी सेम था, तो x1 में इस पैराबोला पर हाइट जो आई वो कितनी √ऑफ 4ax1 आई, और इसकी जो हाइट थी y1 थी, और अगर y1 सोचो अगर इससे अगर बड़ा हो गया तो y1 यहाँ पे कहीं लाई करता, मतलब पक्का जो पॉइंट होता है बाहर लाई कर जाता। और यहीं पे अगर तुम्हारा y1 अगर इस हाइट से अगर √ऑफ 4ax1 से अगर छोटा हो जाता तो y1 को कोई यहाँ पे होना पड़ता। तो इससे मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि इफ y1 इज ग्रेटर देन √ऑफ 4ax1 देन पॉइंट p lies outside the parabola, outside the parabola। और वहीं अगर दूसरे केस में अगर y1 अगर तुम्हारा √ऑफ 4ax1 से अगर छोटा पड़ जाता, मतलब पक्का ये जो पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट से छोटा था, और इससे छोटा मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा, तो उस केस में पक्का क्या होगा p lies inside the parabola। ठीक है, और ये समझना बड़ा अच्छा आया, y1 का स्क्वायर दोनों से स्क्वायरिंग कर दी, -4ax1 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, और यहाँ से अगर करते तो y1 का स्क्वायर माइनस का 4ax1 यहाँ से ये लेस देन 0 आएगा। और समझना ये काफ़ी अच्छा आया, ये मानो सिंपली ये लग रहा है कि ये जो तुम्हारा पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसकी अगर मैं पावर वैल्यू की बात करूँ, याद होगा तो पावर वैल्यू में कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली सबको क्या करो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो y का स्क्वायर माइनस कितना 4ax, ये इसकी पावर वैल्यू, ये पैरेलल होता। तो x1 y1 के करस्पॉन्डिंग इसकी पावर वैल्यू सोचो कितनी आती है, सिंपली x1 y1 को इसमें छापते, और x1 y1 को सिंपली इसमें अगर छापोगे तो जो पावर वैल्यू आएगी वो यही आएगी, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 और y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, कुछ ही आता। अगर ये पावर वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये पॉइंट क्या होगा इस पैराबोला के बाहर लाई कर रहा होगा, अगर सेम पावर वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो सिंपली क्या कर रहा होगा ये इस पैराबोला के अंदर लाई कर रहा होगा। तो जैसे हम लोग सर्कल में करते थे कि सर्कल में भी जैसे हम लोग पावर वैल्यू निकालते थे और वो अगर नेगेटिव आती थी तो वो इसके इनसाइड में लाई करता था, और अगर उसकी पावर वैल्यू अगर पॉजिटिव आती थी तो वो क्या होता था वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता था। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेम पैराबोला में भी है, सिंपली क्या करो इसकी पावर वैल्यू। लेकिन हाँ इसमें ध्यान रखना कि हमने जो 2 डिग्री वाला टर्म लिया था सुना, जो 2 डिग्री वाला टर्म था उसका कोएफिशिएंट हमने पॉजिटिव रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो 2 डिग्री वाला टर्म था उसका हमने कोएफिशिएंट क्या रखा था पॉजिटिव रखा था, तब जाके ये सब कंडीशंस बनी थी। ये समझ में आया थोड़ा? ठीक है, तो इससे समझ में आ गया कि अब हम लोग किसी भी पॉइंट को पता कर सकते हैं कि यूजुअली कहाँ पे होगा। तो जैसा कि हमारे मेरे से पूछा होता 3,5 ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x के रिस्पेक्ट में अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, तो बड़ा सिंपल सा 3,5 सिंपली इसमें छाप दो, तो इसमें छापते तो कितना बनता 25 माइनस 8 और 3 कितना बन जाता है यहाँ पे 24। तो ये जो भी है पॉजिटिव है अपना, और पॉजिटिव है इसका मतलब सिंपली क्या ये जो पॉइंट होगा क्या होगा इस पैराबोला के बाहर के साइड में लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये समझ सब कुछ पहले। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इन जनरल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अगर कुछ और होता, ठीक है, मान लेते हैं अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता तो क्या इसके लिए भी सेम कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हमें पता है कुछ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा अपना
अब ऐसा बनेगा तो अब सिंपली सेम क्वेश्चन होता कि मान लो कोई अगर हमें दिया है कि x1, y1 ये इस पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, सेम टू सेम कंसेप्ट। सिंपली इस x1 पे इस पैराबोला पे जो हाइट आती वो निकाल लेते हैं। तो इस पैराबोला पे जो हाइट आती वो कितनी आती, अंडर रूट ऑफ कितना, -4ax1 कुछ ही आता। और अगर इस y1 की वैल्यू सोचो अगर इस साइड से अगर बड़ी है तो वो कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, और इससे अगर छोटी है तो कहीं अंदर लाई कर रहा होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि इफ y1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ कितना, -4ax1 तो कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। और अगर इस y1 की वैल्यू अगर लेस देन अगर होगी इससे -4ax1 से तो कहाँ लाई करेगा, इन साइड में लाई करेगा। और ये देखने की कोशिश करना, ये वापस से काफ़ी अच्छा बना। ये कितना बन गया, y1 का स्क्वायर प्लस का 4ax1 और ग्रेटर देन 0 फॉर आउटसाइड, एंड y1 का स्क्वायर प्लस का 4ax1 इज लेस देन 0 फॉर कितना, इनसाइड। और ये समझना वापस से और कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा गिवन पैराबोला था ये उसी की पावर वैल्यू लिखी है। सोचो इस टर्म को इस साइड ले आओ, y का स्क्वायर प्लस का 4ax और x एंड y1 के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पावर वैल्यू अगर निकालोगे तो यही आएगा अपना। वापस से अगर पावर वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर, पावर वैल्यू नेगेटिव है मतलब सिंपली कितना, अंदर। और वापस से ध्यान देना, हमने ये मान के चले कि y1 स्क्वायर इस टर्म को हमने पहले रखा है, ठीक है, ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये हमने देखा इसके लिए। तो अगर मैं ऐसे ही अगर ये बात करूं कि अगर x² इक्वल टू 4a वाले पैराबोलाज अगर होते तो उनके केस में क्या होता, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर पैराबोला अगर होता x का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ay, मतलब कौन सा वाला पैराबोला होगा अपना, ऊपर वाला होगा। मान के चल रहा हूँ मैं ये पॉजिटिव अपना है ना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ कि ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब सर ना x² इक्वल टू 4ay था, वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन कि अगर p तुम्हें अगर दिया जाए x1, कितना, y1, अब पूछा जाए ये जो पॉइंट p है इसके अंदर और बाहर लाई करने की कंडीशन क्या है, ठीक है। वापस से सेम टू सेम कंसेप्ट, ये देखो कि इस x1 पे इस पैराबोला पे करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आ रही है। तो सोचो इसमें अगर तुम x1 छापते तो y कितना आता, तो x1 छापते तो y कितना आता, x1 स्क्वायर बाय कितना, 4a, कुछ ऐसा आता अपना, ये आता ना। तो सुना इस पैराबोला पे x1 पे जो हाइट है वो कितनी है, x1 स्क्वायर बाय 4a आई अपनी। और अब ये जरा सोचने की कोशिश करना, अगर इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट था y1, अगर सोचो इस बार वो x1 स्क्वायर अपॉन 4a से अगर बड़ा हो गया तो सोचो वो कोई यहाँ पे लाई कर रहा होगा इस लाइन में, ये सोच पा रहे हो। दोनों का x कोऑर्डिनेट हमने सेम कर दिया, हमने देखा इस पैराबोला पे x1 पे हाइट क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन कितना, 4a, और इसके कोऑर्डिनेट पे x1 पे इसकी हाइट कितनी है, y1। अगर सोचो y1 की हाइट अगर इस हाइट से अगर बड़ी हो गई तो सोचो कि यहाँ लाई करता, और यहाँ लाई कर रहा है मतलब क्या, वो इस पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है। तो इस बार कंडीशन क्या बन गई, दैट इफ y1 इज ग्रेटर देन x1 स्क्वायर अपॉन 4a देन इन दिस केस दिस पॉइंट लाइज इनसाइड दिस पैराबोला। और वहीं अगर केस में अगर y1 की हाइट अगर इससे अगर छोटी हो जाती तो वो उसके नीचे लाई करता, और y1 if is lesser than x1 square upon 4a then it lies outside the parabola। और वापस से समझना रिजल्ट वही आया, समझना। ये सोचो क्या लिखा हुआ है, x1 का स्क्वायर माइनस का 4a इस कितना, लेसर देन 0 फॉर इनसाइड कंडीशन, एंड x1 का स्क्वायर माइनस का 4a इज ग्रेटर देन 0 फॉर द पॉइंट लाइंग आउटसाइड दिस पैराबोला। और जैसा कि मैंने कहा था, हमेशा कोशिश क्या करा करो कि 2 डिग्री वाले टर्म को क्या रखा करो, पॉजिटिव, उसकी साइड में हर एक टर्म को ले जाओ। जैसे इस वाले केस में देखो, पावर वैल्यू लिखने के लिए तुम चाहो तो इसकी पावर वैल्यू लिखने के लिए इसको 4a माइनस का x² भी लिख सकते थे, बट ऐसा ना करने की वजह हम लोग क्या करेंगे, जो 2 डिग्री वाला टर्म है हम लोग कोशिश करेंगे सारे टर्म्स को उसी साइड ले जाओ। तो सारे टर्म्स को पहले हम उस साइड ले गए तो कितना बन गया, x² माइनस का 4a बन गया। अब सिंपली क्या करो, ठीक है, अब सिंपली क्या करो, ये जो तुम्हारा पॉइंट था x1, y1, उसके इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पावर वैल्यू निकाल लो। वापस से अगर वो नेगेटिव आ गया तो अंदर है, पॉजिटिव आ गया मतलब कहाँ है, बाहर है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पैराबोला कैसा है, y² इक्वल टू 4ax है, y² इक्वल टू -4ax है, x² इक्वल टू 4ay है, चाहे कुछ भी हो। सिंपली क्या करो, 2 डिग्री वाले टर्म के साइड सारे टर्म्स ले जाओ, ठीक है, छाप दो, पावर वैल्यू निकालो, पॉजिटिव है तो आउटसाइड, नेगेटिव है तो इनसाइड, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसी केस में अगर जो अपना पैराबोला अगर होता, ठीक है, अगर जो पैराबोला अपना होता, अगर वो x² इक्वल टू -4a वाला होता तो डायरेक्टली सोच सकते हैं ऐसे क्या आएगा कि मान लो अगर मैंने कोई पॉइंट दे दिया p x1, कितना y1, कि ये इसके अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है,
तो सिंपली क्या करो, जो भी 2 डिग्री वाला टर्म है सबको उसी साइड ले जाओ और उसको पॉजिटिव रखो। तो इसको पॉजिटिव रखते हुए सबको साइड ले गए, तो कितना बन गया फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4ay इक्वल टू कितना 0 टाइप का बन गया। अब इस पॉइंट की पावर वैल्यू इसके स्टूडेंट निकाल लो, तो कितना आएगा x1 का स्क्वायर प्लस कितना 4ay1, इरेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी होता है, सीधा पॉजिटिव आएगा तो बाहर और नेगेटिव आएगा तो अंदर, सीधा इसको रख लो, ठीक है। और वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि x स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay, कैसा बनता, कुछ ऐसा बनता अपना, ठीक है। वापस से किसी भी x1 पे क्या करो, इस पैराबोला की हाइट निकाल लो। तो किसी भी x1 पे इसकी अगर हाइट निकालने जाते तो कितना आता, माइनस का x1 स्क्वायर बाय 4a आता, माइनस का x1 स्क्वायर बाय कितना आता 4a आता। अब जरा सोचने की कोशिश करो, अगर y1 की वैल्यू अगर इससे भी अगर छोटी हो गई तो अंदर लाई करेगा, और y1 के लिए अगर इससे अगर बड़ी हो गई तो बाहर लाई करेगा। तो इफ y1 इज लेसर देन माइनस का x1 का स्क्वायर बाय कितना 4a, तो कहाँ लाई कर रहा है, मतलब y1 इससे छोटा है, मतलब नीचे, तो यहाँ लाई कर रहा है, मतलब किसी कंडीशन में आती है इनसाइड की आती। और इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो x1 का स्क्वायर प्लस का 4a इज लेसर देन 0 फॉर द पॉइंट लाइंग इनसाइड दिस पैराबोला, ठीक। तो होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये हमने देखा इसके लिए। और इसी को मैं और जनरलाइज भी कर सकता हूं कि अगर मान लो कोई अगर शिफ्टेड पैराबोला भी अगर होता अपना y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a टाइम्स ऑफ कितना x माइनस का h, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें कोई पॉइंट अगर दे दिया जाए, कुछ ही मान लेना, वापस से x1 को y1 ही मान लेते हैं, और ये पूछा होता है ये इसके अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, तो सिंपली कुछ नहीं करो, वापस से सीधा इस पॉइंट के इसमें छाप दो, मतलब इसकी पावर वैल्यू इसको निकाल लो, तो सीधा इसमें छाप दो, तो कितना होता y1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4a टाइम्स ऑफ x1 माइनस का h। तो ये इस पॉइंट की पावर वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला। और सीधा सीधा अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये इस पैराबोला के बाहर लाई करेगा ये पॉइंट, और अगर ये चीज़ अगर नेगेटिव है तो सिंपली ये जो पॉइंट हो क्या होगा इसके अंदर लाई करेगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन अगर ये होता, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इनसाइड और आउटसाइड द गिवन पैराबोला, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पैराबोला दिया हुआ है, हमें सिंपली ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट था ये इस पैराबोला के अंदर लाई कर रहा था या बाहर लाई कर रहा था, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, देखो एक तो तरीका क्या था कि अभी तो ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं लिखा, तो इसको क्यों ना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्यों ना इसको कंप्लीट परफेक्ट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के y स्क्वायर प्लस 2 था, तो यहाँ पे इसको +1 चाहिए था, यहाँ पे इसको +1 चाहिए था, ठीक है। तो ये कितना बन जाता y + 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा अपना x, कुछ ये बन जाएगा अपना। अब सिंपली ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कुछ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली क्या करते थे, इस पॉइंट की पावर वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो इस पॉइंट की पावर वैल्यू इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में निकालते तो सीधा -1,3 इसमें छाप देते, तो सीधा -1,3 यहाँ पर अगर छापते तो 3 + 4 का होल स्क्वायर तो कितना 16 बनता, और यहाँ से +1 यहाँ आता, तो ये जो भी आता है इसकी पावर वैल्यू कैसे आती है पॉजिटिव, और पावर वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब सिंपली क्या ये जो पॉइंट होगा इस पैराबोला के बाहर लाई कर रहा होगा, ठीक है। और इसको अगर मान लो अगर क्रॉस वेरीफाई भी करना होता तो इसका ग्राफ बना ही सकते हम लोग। इसका फिगर कैसे बनता है, इसका जो वर्टेक्स होगा वो किस पे शिफ्टेड होगा, 0 का -1 पे शिफ्टेड होगा, तो 0 का -1 पे शिफ्टेड था इसका वर्टेक्स, और पैराबोला कौन सा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, तो पक्का कुछ ऐसा बनता। और दिख रहा है ये जो पॉइंट था -1,3 वो कुछ लगभग यहाँ पे लाई कर रहा होता, तो साफ साफ दिख रहा है ये पक्का जो पॉइंट होता है इस पैराबोला के बाहर ही लाई कर रहा होता, मतलब पक्का अपना आंसर सही है, ठीक है। अगला अगर अपन देखना चाहें, ठीक है, हाँ, और समझना ऐसा कोई भी जरूरी नहीं था कि इसको सीधा इसमें कन्वर्ट करके ही छाप सकते थे, तुम चाहते तो सीधा इसको डायरेक्ट इसमें छाप दो तो भी सही आता। देखो सीधा -1,3 इसमें छाप दो, फर्क क्या पड़ता है, बात कर रहा था हमने वही है। बस हाँ इतना ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा y स्क्वायर होना चाहिए उसका कोएफिशिएंट जब तुम छाप रहे हो पावर वैल्यू में वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा था y स्क्वायर कोएफिशिएंट सारे टर्म पॉजिटिव करते थे उसके बाद छापते थे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पॉजिटिव था तो सारे टर्म्स को साइड ले आओ और अब छाप दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन की आप अगर ये पूछा होता कि 1 - y स्क्वायर इक्वल टू कितना 2x + 3, ठीक है, मान लो ये होता। अब ये पूछा होता कि इस वाले केस में ये जो पॉइंट था इस पैराबोला के अंदर लाई कर रहा था या बाहर लाई कर रहा था, ठीक है। तो समझना अब इस केस में देखो, ठीक है, वैसे ठीक है। तो इस केस में अगर तुम सर डायरेक्टली -1,3 जगह इसमें छापते तो डायरेक्टली अगर -1,3 छापते सबको इस साइड ले आओ तो कितना बन जाएगा ये अपना -2x माइनस का कितना y स्क्वायर और कितना बन जाएगा -2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन जाएगा अपना। अब -1,3 इसमें छाप दो तो -1,3 छापते
यहाँ से कितना आएगा माइनस का 9 और कितना माइनस का 2। तो ये जो बनेगा सोचो नेगेटिव बनेगा, तो कायदे से इसके हिसाब से जो पॉइंट आना चाहिए था वो इस पैराबोला के अंदर लाई करेगा। ठीक, अब जरा सोचने की कोशिश करते हैं पैराबोला है कौन सा। तो इस पैराबोला को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे बन जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस का 2x और कितना माइनस का 2। तो y का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कितना x प्लस का 1। तो कौन सा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ को शिफ्टेड है -1,0। तो जिसका वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्टेड था -1,0 पे, कहीं यहाँ पे शिफ्टेड था अपना। और किस फॉर्म का था, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4ax टाइप का। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4ax मतलब कुछ इस फॉर्म का रहा होगा अपना, मतलब ये कुछ इस टाइप का पैराबोला रहा होगा और इस टाइप का पैराबोला रहा होगा। और पॉइंट तुम्हारा कौन सा था -1,3। और देखो ये काफ़ी अच्छा है, -1,3 जो भी होता इसी लाइन पे कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता। और देखो साफ साफ दिख रहा है ये जो पॉइंट होता है पक्का इस पैराबोला के बाहर लाई कर रहा होता। लेकिन अगर हमने ऐसे सॉल्व किया होता तो पक्का वो सोचो उसने क्या दिया था आंसर, इनसाइड दिया था। ये इसलिए गलत आया क्योंकि हमने क्या लिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव ही था और उस केस में हमने इसकी पावर वैल्यू निकाल दी। तो सही तरीका क्या होता कि पहले वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लो या वाई स्क्वायर को उस साइड भेज दो। तो वाई स्क्वायर को उस साइड भेजते तो वाई का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2x। अब ये पॉइंट तुम अगर इसमें छापोगे और अब इसके हिसाब से अगर पॉजिटिव आए तो बाहर, नेगेटिव आए तो इनसाइड। ठीक है, होप से समझ में आ गया हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था, 2,5 पता करना था कि इसके अंदर लाई कर रहा था या बाहर लाई कर रहा था। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा 2,5 इसमें छाप दो। ठीक है, तो 2,5 छापोगे और दिख रहा है कि 2 डिग्री वाला टर्म का क्वेश्चन पक्का पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2,5 छापते तो यहाँ से देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, छोटा सा नेगेटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव, जो भी आता पॉजिटिव ही आता, मतलब पक्का कहाँ लाई करेगा, ये बाहर ही लाई करेगा। ठीक है, अगले मान लो था फाइंड वैल्यूज ऑफ ए सच दैट 2a, a plus 1 lies outside the parabola y square equal to 16x। ठीक है, मान लो होता हमें a की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये जो पॉइंट है तुम्हारा वेरिएबल p 2a, a plus 1 जहाँ पे ये तुम्हारा क्या है वेरिएबल है, ताकि ये जो पॉइंट है तुम्हारा क्या करे, इस पैराबोला के बाहर लाई करे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हमें अभी पढ़ा था हमने कि सिंपली अगर इस पॉइंट को अगर इसमें छापेंगे तो इसकी पावर वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो सीधा कितना आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 16x ये तुम्हारा पैराबोला था, इसमें 2a, a plus 1 छाप देते हैं। तो छापते तो a plus 1 का होल स्क्वायर माइनस का 16 टाइम्स ऑफ कितना तुम्हारा 2a, और इसकी तुम्हारी पावर वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए बाहर लाई करने के लिए, फॉर पॉइंट लाइंग आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अब, तो देखते कितना आएगा, तो a का स्क्वायर प्लस का 2a और कितना माइनस से कितना 32a, तो कितना बन जाएगा माइनस का 30 बन जाएगा, और यहाँ से कितना प्लस का 1, इस कितना ग्रेटर देन 0 कुछ ही बनेगा, और इसको कहाँ लाकर आना था ग्रेटर देन 0 आउटसाइड के लिए। अब ये हमें पता है ये बेसिकली क्वाड्रिक बन गया, और क्वाड्रिक बनेगा और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है कंफर्म ग्रेटर देन 0 था, मतलब इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 20 का स्क्वायर से निकालो। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना था, तब इसको सॉल्व करने के लिए ये कंफर्म पता है इसका जो ग्राफ बनता वो सिर्फ कोई 2 रूट्स के बीच में ऐसा बनता, तो ये पॉजिटिव कब कब होगा, इस हिस्से में और इस हिस्से में, मतलब इसके जो भी 2 रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा उनके बियॉन्ड आंसर आना था। बस मुझे इसके रूट्स चाहिए थे और इसके रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसके रूट्स कितना आते, 15 प्लस माइनस का कितना बनेगा 225 माइनस 1 मतलब कितना 224 कुछ ही बनता, ये इसके रूट्स होते और ये इसके रूट्स होते और हमारा आंसर क्या था, बियॉन्ड आता तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से कितना 15 माइनस का रूट 224 यूनियन 15 प्लस का रूट 224 से ले कितना इन्फिनिटी। तो ए की इन वैल्यूज के लिए क्या होता, कंफर्म ये जो पॉइंट होता वो इस पैराबोला के बाहर लाई करता। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया, ये बाहर लाई करता तो इसको सिंपली इसमें छाप दिया, इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लिया, इसमें सिंपली हमने वेवी कर्व लगा दिया, ये इनडायरेक्टली हमने वेवी कर्व ही लगाया। वेवी कर्व में क्या करते, रूट्स निकालते, उनको वेवी कर्व में प्लॉट करते, फिर ऐसे ऐसे बनाते, देखते पॉजिटिव यहाँ और यहाँ आता, मतलब इस रूट के इस साइड और इस पिछले रूट के इस साइड, तो इसके दोनों रूट निकाल दिए, उसको ये कर दिया। ठीक है,
और दूसरा तरीका अपना ज़्यादा अच्छा जो ये होता, देखो ये दिख रहा था इस केस में सोचो x क्या था, x 2a के बराबर था और y जो था वो अपना a+1 के बराबर था, ठीक है। और यहाँ से अगर सोचना तो यहाँ से अगर मैं a के लिए अगर कहूँ तो a के लिए मैं y-1 कह सकता हूँ। यहाँ से अगर a के लिए y-1 अगर यहाँ छापते तो x इक्वल टू कितना बन जाता, ट्वाइस ऑफ कितना y-1, तो कितना बन गया x माइनस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। तो ज़रा ये सोचने की कोशिश करना, एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में और कोई नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन होता उसके ऊपर सिंपली एक वेरिएबल पॉइंट लिखा हुआ है। सुना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर तुम कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेते तो उसको तुम लेते तो सोचो कुछ ऐसे ही आता 2a, y+1। इसमें तो समझना ये सिंपली क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर तुम लेते वो इस फॉर्म को कुछ आता। और ये क्या पूछा गया था कि इस मतलब अब से समझना y² इक्वल टू कितना था 16x। देखो तो y² इक्वल टू अपना 16x था, तो समझना ये हो गया। और ये कौन सी लाइन आ गई अपनी, इसका स्लोप कितना है अपना 1/2 आ गया, स्लोप 1/2 आ गया और y इंटरसेप्ट कितना आ गया इसका 1 आ गया, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनता मान ले तो कुछ ऐसा बनता अपना, ठीक है। और ज़रा ये सुनने की कोशिश करना, ये जो पॉइंट P था वो और कुछ नहीं, इसी स्ट्रेट लाइन पे सिंपली एक वेरिएबल पॉइंट था। डिफरेंट A के लिए सोचो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे, ये चला कि डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट अगर A के अगर तुम लेते तो वो जो पॉइंट्स आते वो बेसिकली और कुछ नहीं इसी लाइन पे लाई करते और इसी लाइन पे कहीं भी लाई कर सकते थे। बट हमें कौन से A चाहिए थे, वो A चाहिए थे जिसके लिए वो जो पॉइंट्स आते वो सोचो इस पैराबोला के बाहर लाई करते। मतलब हमें कौन से A में इंटरेस्टेड थे, एक इस वाले हिस्से में और एक इस वाले हिस्से में। और ये सोचो निकालना बड़ा आसान था, अगर क्यों ना मैं ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल लूँ तो मैं आराम से निकाल लूँगा। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा आसान है, सिंपली इस कर्व को और इस कर्व को इंटरसेक्ट कराना था और दो कर्व को इंटरसेक्ट कराने के लिए बड़ा सिंपल से दोनों के y निकाल के इक्वेट कर दो, ठीक है। दोनों के y x निकाल के इक्वेट कर दो। तो यहाँ से अगर इसका अगर x निकालते तो इसका x निकालते तो कितना था 2y-2 आता, तो इसका x निकालते कितना था 2y-2 आता। और इसका अगर x निकालते तो कितना आता y²/16 आता। दोनों की इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेट करने जाते तो y का स्क्वायर यहाँ से कितना बनता माइनस का 32y और कितना प्लस का कितना 32 इक्वल टू कितना 0, ये बनता। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो y के लिए जो आएगी तो y के लिए कितनी आएगी 16 प्लस माइनस का 256 माइनस से कितना 32, ठीक है ना। तो कितना आ गया 224 से आ गया ना, ठीक है। ये y के लिए जाती और सुना y की वैल्यू अगर यहाँ से मिल गई मतलब मुझे इस पॉइंट की y के लिए मिल गई, ये कितना था 16 प्लस का √24 और यहाँ से इसकी जो y के लिए होती x के लिए मुझे नहीं पता और इसकी जो y के लिए होती कितनी होती 16 माइनस का कितना 2√24। और ये समझना ये एक्चुअल में क्या आता, ये a+1 की वैल्यू थी और a+1 की अगर वैल्यू अगर सोचो ये है तो a के लिए कितनी होती 15 प्लस कितना √224 होता। और यहाँ से इसकी कितनी होती a+1 के लिए अगर 16 माइनस ऑफ √224 था तो a के लिए कितनी होती 15 माइनस का √224, मतलब वापस से आंसर तुम्हारा वही आया था। और हमारा फेवरेट आंसर कौन सा, जब ये इससे बड़ा था और जब ये इससे छोटा था। तो दोनों केस अगर तुम सॉल्व करते तो आंसर तुम्हारा सेम ही आता, ठीक। ये पता नहीं आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अगला हम देखते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। जैसे हमने देखना सर्कल में डिफाइन किया था, सर्कल में पैरामीट्रिक पॉइंट्स क्या होते थे, a cos थीटा, a sin थीटा। पैरामीट्रिक पॉइंट सिंपली ये है कि हम बेसिकली किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे दोनों पॉइंट्स को डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो जैसे सर्कल में हम लोग क्या करते थे, सर्कल में हम लोग जो पैरामीटर लेते थे वो थीटा को लेते थे। अगर ये थीटा वैरी अगर करता था तो सोचो हमें बेसिस सारे पॉइंट्स मिलते थे। और ये पैरामीट्रिक पॉइंट क्या आता था a cos थीटा कितना a sin थीटा, वेयर a इज इक्वल टू कितना रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इससे फायदा क्या होता था, हम लोग हर एक पॉइंट को किसी सिंपली एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते थे। तो जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती थी तो हमें एक वेरिएबल कम बनाना पड़ता था, इससे ही फायदा जाता था। तो सिमिलरली हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे पैराबोला में हम लोग सिंपली ऐसे क्या पैरामीट्रिक पॉइंट्स ले, ठीक है। तो वापस से मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल पैराबोला के लिए y² के लिए कितना 4x। तो इस केस में जो हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट्स लेते हैं वो हम लोग लेते हैं at² कितना 2at, where t belongs to a पैरामीटर या वेरिएबल या फिर एक पैरामीटर, ठीक है। और समझना t की जो रेंज है t
बिलोंग्स टू आर। अब जरा देखना है कैसे होगा। अब जरा ये सुनने की कोशिश करो, अगर एक्स के लिए अगर 80 स्क्वायर छापोगे, एक्स के लिए अगर 80 स्क्वायर छापो तो 4 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना y का स्क्वायर, तो यहाँ से जो आएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा अपना, तो यहाँ से 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, तो y का जो अंडर रूट लोगे तो यहाँ से तुम्हारा कितना आएगा प्लस माइनस का 280 आता अपना, ठीक है। तो ये सिंपली क्या बता रहा है कि अगर तुम सिंपली अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, समझना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में अगर x के लिए अगर तुम अगर 80 स्क्वायर अगर रखते, तो ना x के लिए अगर तुम 80 स्क्वायर अगर रखते तो वो जो y के लिए आती वो प्लस का 280 भी आ सकता था, माइनस का 280 भी आ सकता था। और सही बात भी है, एक पर्टिकुलर x के लिए दिख रहा है यहाँ पे इस पैराबोला में दो हाइट मिलेंगी, एक प्लस का 280 और एक माइनस का 280। और ये दिख रहा है कि 80 स्क्वायर का 280 जो है वो हमेशा क्या होगा, इस पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए y स्क्वायर 4ax के केस में जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स हम लोग लेंगे वो कौन सा लेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा कितना 280। इससे फायदा क्या हुआ, अब हम लोग पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट को सिंपली एक t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अब समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जरा ये सुनने की कोशिश करना, जैसे मैंने कहा कि अब तुम इस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, रैंडम वेरिएबल पॉइंट को सीधा एक t पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हो, 80 स्क्वायर कॉमा कितना 280, ठीक। अब जरा फील करने की कोशिश करते हैं t बेसिकली कैसे मूव कर रहा है, देखने की कोशिश करें। सोचो अगर t 0 होता, अगर t 0 होता तो सोचो कितना आता p जो होता वो 0,0 होता, मतलब बेसिकली अगर t 0 छाप रहे हो तो बेसिकली कौन सा पॉइंट दे रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, t इक्वल टू 0 को। तो जो अगर तुम t इक्वल टू 1 रखते, t इक्वल टू 1 रखो, तो t इक्वल टू अगर तुम 1 रखोगे तो ये कितना बनेगा p a कॉमा कितना 2a, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कॉमा 2a। और ये सोचने की कोशिश करो, ये एक्चुअली और कुछ नहीं एंड पॉइंट्स और लैटिस सेक्टम है। सोचो तो मैं कहता हूँ इस केस के लिए t तुम्हारा कितना था 1, ये चल रहा है। और ये सोचने की कोशिश करो, अगर तुम t इक्वल टू अगर -1 रखते तो कितना आता, a कॉमा माइनस का 2 आता, मतलब ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, इसका ऑपोजिट एंड वाला पॉइंट दे रहा है। तो t इक्वल टू 1 वाला देगा, ये t इक्वल टू -1 वाला देगा, ये चला। और t इक्वल टू 1/2, सोचो t इक्वल टू 1/2 में कौन सा आता, सोचो जो भी पॉइंट आता लगभग कुछ इस एरिया में आता, ये चला। तो इससे समझना दो चीजें तो साफ से समझ में आ रही है कि अगर सोचो अगर तुम t अगर पॉजिटिव रखोगे, अगर t पॉजिटिव रखोगे तो सोचो वो इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। कि सोचो t अगर पॉजिटिव रखोगे तो देखो 80 स्क्वायर मान के चलने पॉजिटिव था, तो 80 स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और सोचो होना भी चाहिए था, क्योंकि दिख रहा है इसमें इस ग्राफ में कोई भी पार्ट x नेगेटिव में हिस्से में बना ही नहीं, तो इसका x हमेशा पॉजिटिव आना भी चाहिए था, तो इसका दिख रहा है x हमेशा पॉजिटिव था। और यहाँ पे दिख रहा है अगर तुम t पॉजिटिव रखोगे तो 280 वाला टर्म पॉजिटिव होगा, मतलब वो सिंपली किन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो जिनका y कैसा होगा पॉजिटिव, मतलब कौन से वाले पॉइंट्स, ये वाले। और वहीं अगर तुम t अगर नेगेटिव रखोगे तो वो किन पॉइंट्स को करस्पॉन्डिंग करेगा, जो y कोऑर्डिनेट जिनका नेगेटिव होगा। तो इन सब के लिए t नेगेटिव होगा, इन सब के लिए t पॉजिटिव होगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर तुम सर ना t इक्वल टू अगर k रखो और t इक्वल टू अगर -k रखो, तो बेसिकली सर ना अगर t इक्वल टू k अगर सर ये वाला अगर पॉइंट देता, ये वाला पॉइंट अगर सर t इक्वल टू k होता, तो मैं कह रहा हूँ t इक्वल टू -k बेसिकली और कोई नहीं, इसी का जस्ट ऑपोजिट एंड वाला ये जो होता, ये t इक्वल टू -k होता, ये चला। क्योंकि सर t इक्वल टू k देखो, t इक्वल टू k तुम यहाँ रखो तो a k का स्क्वायर और 2ak, और यहाँ पे t इक्वल टू -k रखो, t इक्वल टू -k रखोगे तो कितना आएगा, a k का स्क्वायर और माइनस का 2ak। तो k रखने पे ये वाला पॉइंट कितना आया, सोचो k रखने पे ये वाला पॉइंट कितना आया, a k का स्क्वायर कॉमा 2ak, और माइनस k रखने पे यहाँ पे कितना आया, a k का स्क्वायर कॉमा कितना माइनस का 2ak। सोचो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम आया, मतलब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड हो गए एक दूसरे के, और ये जितना पॉजिटिव होगा ये उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ समझ में आनी चाहिए, t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था, पॉजिटिव t इसको करस्पॉन्ड करते हैं, नेगेटिव t इनको करस्पॉन्ड करते हैं, और अगर कोई t पॉजिटिव लोग और नेगेटिव लोग हैं तो वो और कुछ नहीं एक दूसरे के ये वाले एंड्स होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कह सकते हैं हम लोग, सुना अगर t सोचो अगर 1 से बड़ा हुआ, सुना अगर t 1 से बड़ा हुआ तो मैं कह रहा हूँ ये जो लैटिस सेक्टम के बाद वाले पॉइंट्स हैं इन सब के लिए सोचो t ग्रेटर देन 1 होगा, और लेटर इस वाले साइड जो पॉइंट्स होते हैं ये सब के सब कौन सा होता है, जिनका t लेस देन -1 होता, और ये जो पॉइंट्स होते यहाँ से लेके यहाँ तक वाले, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाले,
इन सब के लिए मैं कह रहा हूँ सोच सकते हो कितना आएगा, t लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये सोचने की कोशिश करना, क्वेश्चंस वगैरह वेरीफाई करने के लिए ये सब चीज़ें काम आ जाती है बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत फील आना चाहिए तुम्हें ग्राफ देख के कि जैसे तुम्हें टी पॉजिटिव देखिए तो ये सब फील आना चाहिए, पॉइंट ऊपर की बात करें, नेगेटिव है तो नीचे की बात करें एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत देखा कि किन टी के लिए बेसिकली किसको करस्पॉन्ड कर रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ में अभी आओ क्या देखते हैं, अभी समझ में आएगा अच्छे से और देखते चलो। ठीक, तो समझना ये हमने बेसिकली करा क्या, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो था फाइंड पॉइंट P ऑन अ पैराबोला which is at which is at 8 unit distance from its focus, और मान लो पैरेलल होता है y स्क्वायर कितना 8x। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन क्या अपना कि ये तुम्हारा कोई पैरेलल होता है y स्क्वायर कौन सा 8x। ठीक है, अब इस पे सिंपली हमें एक ऐसा पॉइंट P बताना था जो कि इसके फोकस से कितना दूर था, 8 यूनिट डिस्टेंस पे था। ठीक है, अब जरा सोचने की कोशिश करो इसको कैसे करते हैं। मान लो अगर तुम्हें पैरामीट्रिक पॉइंट पैराबोला का नहीं पता होता तो क्या करते हैं, तो मान लो अगर तुम्हें पैरामीट्रिक पॉइंट अगर पैराबोला का जो नहीं पता होता तो तुम क्या करते, P को कुछ h, k मानते, h, k मानते। फिर कंडीशन क्या लगाते, एक h, k की कंडीशन की इससे जो डिस्टेंस होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो एक कंडीशन क्या लगाते, h - 2 का होल स्क्वायर प्लस का k का स्क्वायर का जो अंडर रूट होता इसको 8 के करते। और जो दूसरी कंडीशन जो लगाते तुम वो क्या करते, इस h, k को इस पैराबोला में सेट से करना चाहिए था, मतलब कितना होता, k का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता, 8h होता। तो दो कंडीशन लगानी पड़ती और फिर इन दोनों को सॉल्व करके फिर यहाँ से h और k निकालते, ये तो करते ना। तो समझना इसमें इसलिए हमने क्या किया, ये जो कंडीशन थी ये ना लगाने पड़े इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने पैरामीट्रिक फॉर्म डिफाइन कर दिए। अगर इसी की वजह अगर सोचो तुम, अगर तुमने P को 80 स्क्वायर 280 ले लेते, AT स्क्वायर, A क्या है, इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करोगे तो A कितना आएगा यहाँ से 2। ठीक है, तो AT स्क्वायर 2AT ये आएगा, मतलब कितना आएगा 2T स्क्वायर कितना 40। और सो अगर तुमने P अगर ये डिफाइन किया होता तो सोचो तुम्हें फिर इस वाली कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही कंडीशन से काम चल जाता है कि इसका इससे जो डिस्टेंस होना चाहिए था 8 के बराबर होना चाहिए था, सीधा डायरेक्टली टी में इक्वेशन बनती, डायरेक्टली टी के लिए मिल जाती। तो सोचो यहाँ से सीधा अब हम ये करते हैं कि 2t स्क्वायर 40 का जो डिस्टेंस आएगा किससे 2, 0 से। तो क्वेश्चन सिंपली क्या हो गया, इसका डिस्टेंस 2, 0 से कितना आएगा, 2t का स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4t का होल स्क्वायर, मतलब कितना 16t स्क्वायर। इसका जो अंडर रूट आएगा ये 8 के बराबर होना चाहिए था अपना। यहाँ से टी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से टी के लिए सॉल्व करने के जाते, ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा अपना 4 टी केयर 4 प्लस 4, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 8t स्क्वायर प्लस का 16t स्क्वायर माइनस से कितना 64 इक्वल टू कितना 0। और यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना बन जाएगा अपना, टी स्क्वायर को कुछ y मान लेते हैं, टी स्क्वायर कुछ y मानोगे तो कितना बन जाएगा अपना 4y स्क्वायर, यहाँ से कितना बन जाएगा प्लस का 8y और कितना माइनस से कितना 60 इक्वल टू कितना 0। तो y का स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 15 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से y के लिए कितनी आ गई तुम्हारी माइनस का 1 प्लस माइनस का, तो बड़ा अच्छे रूट आ गए इसके, ठीक है, माइनस का 5 और कितना प्लस का 3। ठीक है, ये इसके रूट होते हैं, ये किसके लिए होती तुम्हारी y की। ठीक है, और y तुम्हारे क्या था, t का स्क्वायर था अपना, t का स्क्वायर था तो t की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती है, तो t स्क्वायर को माइनस 5 से इक्वल करते तो कोई रूट ही नहीं मिलते, तो t स्क्वायर को 3 से इक्वल करते तो t के लिए कितनी आती प्लस माइनस से कितना √3, ये t के लिए मिल जाती 2। और सोचो 2 t की वैल्यूज मिलने भी चाहिए थे, इसमें 2 t की वैल्यूज मिलने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि समझना बेसिकली इस पैराबोला के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस फोकस से अगर तुम निकालने जाओगे तो वो 8 के बराबर आएगा। सोचो एक अगर ऊपर होता तो सेम टू सेम पॉइंट एक नीचे भी तो होता, और उससे भी अच्छा समझ में आ रहा है, एक सोचो जस्ट जितना ऊपर होगा ये उतना ही नीचे होना चाहिए था, सिमेट्रिक फिगर था। सोचो ये 8 था ये भी 8 था,
तो अगर इसका टी के लिए अगर कुछ किया आता तो इसका माइनस के आना भी चाहिए था, और वही हुआ, एक √3 आया तो दूसरा माइनस का √3 आया। ठीक है, और अब अगर बस हमें पॉइंट्स निकालने थे, सोचो पॉइंट्स से अगर निकालने होते तो इसका टी कितना था √3, इसका टी कितना था -√3। ठीक है, तो इसका टी √3 था, इसका -√3 था, तो इसका पॉइंट कितना आएगा ए टी का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 और 3 कितना 6, और यहाँ से कितना आएगा 4t 4√3, ये वाला पॉइंट ये वाला आता, और ये वाला पॉइंट हम सीधा लिख सकते हैं कितना 6, कितना -4√3 कुछ ये आता। ठीक है, इसमें वैसे इसका एक और अच्छा तरीका ये होता, समझना, अब जब हमें ये करना ही था, हमें क्या करना था, हमें बेसिकली इस पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट निकालना था जिसका डिस्टेंस फोकस से 8 के बराबर हो, और ये हमें पता है कि किसी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है वही उसका डायरेक्ट से डिस्टेंस होता है। तो क्यों ना बेसिकली हमें यही तो निकालना है कि इस पैराबोला पे वो कौन सा पॉइंट है जिसका डायरेक्ट से जो डिस्टेंस होना चाहिए था वो 8 के बराबर होना चाहिए था। और अच्छी बात ये है कि ये फोकस, सोचो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना था 2 था, मतलब a के लिए 2 थी, मतलब ये जो लेंथ है ये भी तुम्हारा 2 था अपना। अब ये 2 था और टोटल 8 था, तो ये जो बचा होगा ये 6 होगा। और सो ये जो 6 था वो एक्चुअल में और कुछ नहीं AT² की वैल्यू तो होगी, तो जो p के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने क्या लिखा था AT² 2AT, तो ये जो 2t² था यही बेसिकली ये लेंथ था अपना। और 2t² को सीधा अगर यहाँ से मैं कंपेयर करता तो सीधा यहाँ से t की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल जाती, प्लस माइनस का √3 सीधा एक लाइन में मिल जाता। इसमें सीधा हमें पी चाहिए था जिसका फोकस डिस्टेंस 8 होता, तो सीधा हमने डायरेक्ट से वो पॉइंट निकाला जिसका डिस्टेंस 8 था, 2 ये निकल गया, बचा 6। ये लेंथ AT² था, ये 2AT था, तो AT² को 6 से इक्वेट कर दिया सीधा, तो सीधा t के लिए मिल गया हमें, और इसका t मिल गया तो बस बाकी सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि t लेने से क्या होंगे, काफी क्वेश्चंस काफी जल्दी बन जाएंगे। और देखते हैं। ठीक है, मान होता फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are P, T1, Q, T2, R, T3। समझ ना? हाँ, ये सब है ना, और कुछ नहीं, बेसिकली पैराबोला में पॉइंट्स देने का तरीका होता है कि तुम या तो पूरा पॉइंट दे दो या सिंपली उसका पैरामीटर दे दो T1, क्योंकि अगर तुमने T1 दे दिया तो उसमें पैराबोला में कहीं ना कहीं T1 के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट होगा फिक्स हो जाएगा। ऐसे एक पॉइंट तुमने दे दिया जिसका पैरामीटर पॉइंट T2 हो गया, ऐसे तुमने T3 दे दिया, तो क्वेश्चन सिंपली क्या हो गया कि ये मान लो तुम्हारा एक इन जनरल पैराबोला था, कौन सा, y² कितना 4ax। अब इस पे क्या है, सिंपली 3 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, एक P, एक Q और एक R, सब ना फिक्स पॉइंट्स हैं। और इसमें से ना पूरा पॉइंट देने के लिए तुमने दे दिया कि इसका जो पैरामीट्रिक पॉइंट था वो T1 है, इसका T2 है और इसका कितना है T3 है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, AT1² कितना 2AT1, इससे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं AT2² कितना 2AT2, और इससे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं AT3² कितना 2AT3। अब इन तीन से जो बना जो ट्रायंगल बनता हमें उसका एरिया निकालना था। और जब रैंडम 3 पॉइंट्स दिए होते हैं तो एरिया निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y11 x2 y21 एंड सो, तो इससे निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ, ठीक है, AT1² 2AT1 1, ठीक है, AT2² 2AT2 1, AT3² 2AT3 और कितना 1। अब बेसिकली हमें ये डेटा में सॉल्व करना था, और इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन का अगर देखेंगे तो इस वाले कॉलम में से a बाहर निकाल सकते हैं, इस वाले कॉलम में से 2a बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या क्या बाहर आ गया, 2a और 2a² बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना जाएगा अपना a का स्क्वायर, और अंदर कितना जाएगा T1² T1 1, T2² T2 1 और T3² T3 और कितना 1। और ये हमने पिछली क्लास में देखा था 1a² 1b b² 1c c², a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए होता था। या याद नहीं हो तो देखो 3 डिग्री का बनेगा, 2 1 3 डिग्री का बनेगा, और T1 इक्वल टू T2 शाफ्ट में 0 बनेगा। तो T1 इक्वल टू T2 शाफ्ट में 0 बनेगा, मतलब पक्का T1 माइनस T2 एक फैक्टर होगा।
और चूंकि T1 T2 T3 में सिमेट्रिक है तो T1 माइनस T2 अगर आ गया तो T1 माइनस अगर T2 आ गया पक्का T2 माइनस T3 भी आएगा और तो पक्का T3 माइनस T1 भी आएगा। बस कोशिश करना साइक्लिक ऑर्डर में लिखना। और बाहर तुम्हारा कितना था ए स्क्वायर। तो ये इस केस में इसका एरिया रिप्रेजेंट करता। ठीक है, अब कुछ हद तक इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वेरीफाई करने की अगर कोशिश करें तो दिख रहा है कि सिर्फ T1 और T2 अगर सेम हो जाए तो एरिया 0 हो जाएगा। और सही बात है, सोचो अगर P और Q में से अगर कोई 2 पॉइंट्स अगर सोचो बिल्कुल आपस में अगर चिपक गए और R तो कहीं भी हो तो जो ट्रायंगल बनेगा ऐसा बनेगा। तो दिख रहा है पक्का उसका एरिया कितना आता, 0 आता। इसमें और अगर मान लो अगर हमें, ठीक है, मान लो अगर 3 ऑप्शन होते जिसमें एक में ये होता, एक में 2 होता, एक में 3 होता, एक में 1/2 होता। मान लो हमें यही चेक करना होता तो कि कोफिशिएंट कितना आएगा। तो कोफिशिएंट चेक करने के लिए क्यों ना मैं एक अच्छा वाला ट्रायंगल मान लूँ। अच्छा वाला ट्रायंगल में क्यों ना मैं इनको एन पॉइंट से लेटेस्ट सेक्टर मान लूँ। और अगर ये एन पॉइंट से लेटेस्ट सेक्टर होंगे तो अभी मैंने बताया था कि लेटेस्ट सेक्टर के जो टी होता है इसका ये 1 होगा तो इसका टी कितना होगा -1। और एक पॉइंट क्यों ना ये वाला मान लेते हैं, टी के लिए कितना 0। ये चला। मान लो मुझे ये निकालना होता कि मान लो 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें एक में 1 होता है, यहाँ 2, 1, 3, 1, 1/2। तो मुझे पता करना है कोफिशिएंट कितना आना है। तो मैंने क्या करा, कुछ अच्छे मान लिए, एक 1, एक -1, एक 0। अब इससे करस्पॉन्डिंग एरिया हमें इसका पता है क्योंकि ये एंड पॉइंट से लेटेस्ट सेक्टम थे। तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये लेंथ कितना था 4 है। तो इसका एरिया कितना आता, हाफ बेस, बेस कितना आता 4 है इंटू हाइट, हाइट कितना आता a। तो इसका जो एरिया आता 2a² आता। ठीक है, अब इसमें सिंपली क्या करते हैं, एक में 0 छापते हैं, एक में 1, एक में -1। तो मान लो T1 1, ठीक है, T1 1, T2 -1। तो यहाँ से कितना जाएगा 2, T2 -1, T3 0, तो यहाँ कितना बनेगा -1, T3 0, T1 1, तो यहाँ से कितना बनेगा -1। और यहाँ से कितना था a²। और यहाँ से हमें नहीं पता, इसको k मान लेते हैं। और ये जो होगा इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दे किससे, 2a² से, तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे k के लिए कितनी आएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी निकल के। तो अगर वेरीफाई अगर करना हो तो कुछ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, होप समझ में आगे वाला। देखना अगला क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, कॉर्ड AB ऑफ ए पैराबोला दिस कट्स इट एट 2 पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, मीन्स मान लो अपना पैराबोला होता कौन सा वाला अपना, y² कितना 16x। ठीक है, तो मान लो ये y² 16x वाला पैराबोला होता अपना। अब इसमें हमने सिंपली क्या किया, AB कोई एक कॉर्ड होता। ठीक है, AB कोई कॉर्ड है और इनके जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स वो हमें पता है कितने, T1 और T2। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, a_T1², 2a_T1। इससे कितने होंगे, a_T2², कितना 2a_T2। और क्या, इफ C इज अ पॉइंट वेयर द कॉर्ड कट्स द एक्सिस। और C कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इस कॉर्ड ने इस पैराबोला के एक्सिस को कट किया था इसमें। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या गिवन है, AC इज टू AB, AC इज टू AB, ये 1:3 गिवन है। मतलब ये लेंथ अपॉन टोटल लेंथ ये 1:3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ ये 1:2 होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक 3 था, तो बचा हुआ ये 2 रहा होगा अपना। ये इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो सर ना, अब देखो ये समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट था ये बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और सो ये पॉइंट्स हमें पता है कौन से होंगे, a_T1², कितना 2a_T1, और ये वाला पॉइंट कितना होगा a_T2², कितना 2a_T2। और ये हमें पता था इन दोनों का जो 1:2 इंटरनल रेशियो होगा वो जो एक्सिस पे लाई करना चाहिए था। तो इनका 1:2 जो इंटरनल रेशियो होगा उसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करा देते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 × a_T2², 1 × a_T2² प्लस 2 × a_T1² अपॉन कितना 3। ठीक है, ये आता। और ये सोचो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए था, मतलब कंफर्म ये 0 रहा होगा अपना। सॉरी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट तो कुछ आ जाएगा अपना, है ना। इनका जो y कोऑर्डिनेट होता वो 0 होता। तो y कोऑर्डिनेट कितना आता, 1 × कितना 2a_T2। ठीक है, ये आता प्लस ट्वाइस ऑफ कितना, प्लस ट्वाइस ऑफ कितना 2a_T1 बाय 3 इसके लिए कितना 0, कुछ ही आता अपना। और यहाँ से यहाँ भेजते तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता कितना, T2 प्लस का कितना ट्वाइस ऑफ T1 इसके लिए कितना 0। और शायद हमें T1 और T2 में रिलेशन चाहिए था, तो जो रिलेशन होता है कुछ हमें ये मिल जाता। इसमें सिंपली जो इनका जो इंटरनल रेशियो वाला पॉइंट C होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमने निकाल के सिंपली क्या कर दिया, 0 कर दिया। ध्यान रखना, x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा।
या एक ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता, सुना, ज़्यादा अच्छा तरीका होता अगर मैं, देखना, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लूँ तो सुना, यहाँ दो ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला, और से दोनों का एंगल कॉमन होता, ये दोनों का 90 डिग्री होता, तो पक्का दोनों सिमिलर होते। और दोनों अगर सिमिलर होते तो उनके सोचो बेसिस का रेशियो वही होता जो उनका हाइट्स का रेशियो होता, वही उनका हाइपोटेनस का रेशियो होगा। तो सोचो इनके छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस 2 होता, बड़े वाले का 3 होता, तो छोटे वाले का हाइट 2 होता तो बड़े वाले का 3 होता। ये चला, तो पक्का है इसका अगर ये 2 अगर होगा तो ये बचा हुआ पक्का 1 होगा। सोचो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस 2, बड़े वाले का हाइपोटेनस 3, छोटे का परपेंडिकुलर 2, बड़े वाले का परपेंडिकुलर 3, तो ये 2 था तो बचा हुआ ये 1 रहा होगा। और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये 2a-T2 था, सोचो ये जो लेंथ थी यही तो 2a-T2 था अपना, और ये जो लेंथ थी ये पक्का 2a-T1 था अपना। मतलब ये कंफर्म है T1 और T2 में जो रेशियो आएगा 1:2 टाइप का हो गया, लेकिन पक्का एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव रहा होगा अपना। सोचो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये इनका जो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो कहीं यहाँ पे लाई करता। तो इससे कंफर्म हो गया कि T1 और T2 में जो रेशियो आना चाहिए था, सोचो T1 और T2 में जो रेशियो आना चाहिए था अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें, ठीक है, तो दिख रहा था T1 छोटा होता T2 बड़ा होता अपना, तो T1 छोटा होता T2 बड़ा होता, मतलब कुछ कैसा था 1:2 टाइप का होता, और कंफर्म तुम्हारा T1 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं यही करता सोचो तो इसका दुगना करके इसमें जोड़ोगे तो पक्का 0 बनेगा, तो देखो ट्वाइस ऑफ T1 प्लस का T2 पक्का 0 बनेगा, क्योंकि एक इसमें क्या होगा नेगेटिव होगा T1 वाला, ठीक है, शायद समझ में आया तो। अगले लिखते हैं, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स विच सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स, ठीक है। मतलब क्या पूछा गया कि उन सब कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस बताना है, क्या होगा जो कि वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करता है, मतलब, और पैराबोला मान लेते हैं जनरल वाला है अपना y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x, ठीक है। तो देखते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर अपना होता तो सोचने की कोशिश करो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे जो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करेंगे। तो जो एक मान लो ये वाला होता, एक मान लो ये वाला होता, बहुत सारे होते, तो इन सब के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो लोकस आएगा हमें वो पूछा गया था वो कौन सा होगा, ठीक है। देखते हैं, अब सोचने की कोशिश करो जरा कंडीशन क्या लगाएंगे, देखते हैं। तो इस केस में जो कॉर्ड है वो भी वेरिएबल है। अब कॉर्ड को वेरिएबल रखने का तरीका क्या है, मान लेते हैं कि कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स वेरिएबल है। मान लेते हैं ये एक वेरिएबल एंड पॉइंट होता है T1, ये एक वेरिएबल एंड पॉइंट होता है T2। समझ रहे, T1 मतलब a-T1 स्क्वायर 2a-T1 एंड सो ऑन। सोचो T1 और T2 अगर वेरी करेंगे तो पूरा पूरा कॉर्ड वेरी करेगा, चला, T1 T2 वेरी करेंगे तो पक्का पूरा पूरा कॉर्ड वेरी करेगा। अब ये एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो होंगे ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करना है। तो सोचते हैं कंडीशन क्या होगी, तो 90 डिग्री सबटेंड करने के लिए मैं कहता हूँ इस लाइन का जो स्लोप अगर m1 होता, इस लाइन का स्लोप अगर m2 होता, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पक्का माइनस होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो यहाँ से दिख रही है, तो देखो ये पॉइंट कितना आएगा a-T1 स्क्वायर कॉमा कितना 2a-T1, और ये पॉइंट कितना आएगा a-T2 स्क्वायर कॉमा कितना 2a-T2। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, मतलब कितना आएगा m1 कितना आएगा 2a-T1 अपॉन कितना a-T1 का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 2/T1 आएगा अपना इस लाइन का स्लोप, ठीक है। और सब इसमें डिफरेंस क्या है, बस T1 को T2 से रिप्लेस कर दिया है, तो कंफर्म इसका जो स्लोप m2 आएगा वो पक्का 2/T2 आएगा अपना। और इससे एक कंडीशन हमें समझ में आ रही है क्या कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो पक्का -1 होना चाहिए, मीन्स 2/T1 अपॉन 2/T2, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होना चाहिए। तो यहाँ से एक कंडीशन कौन सी मिल गई, T1 T2 मस्ट बी इक्वल टू कितना -4। एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई, लेकिन हमें करना क्या था, हमें लोकस किसका निकालना था, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको h कॉमा के मान लेते हैं। अब h जरा सोचो क्या होता, h क्या होता a-T1 स्क्वायर मिड पॉइंट, तो a-T1 स्क्वायर प्लस a-T2 स्क्वायर बाई 2 ये होगा। k क्या होगा अपना 2a-T1 प्लस 2a-T2 बाई 2 होगा अपना। अब हमें कैसे भी करके h और k में रिलेशन निकालना है और T1 और T2 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि T1 और T2 अपने वेरिएबल पॉइंट्स है।
और एक कंडीशन हमारे पास ये मौजूद है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं सबको इधर उधर भेज दूँ, ठीक है, इस केस में वैसे a अपना 1 ही था, चलो a मान लेते हैं। तो 2h/a ये कितना लिखा है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर होगा, एक ये, और यहाँ से कितना आएगा, 2 से 2 निपट जाएगा, तो k/a ये कितना आएगा, t1 प्लस t2 आएगा अपना। अब हमें t1 t2 एलिमिनेट करना है, तो दिख रहा है इसको अगर स्क्वायर करते तो स्क्वायरिंग करते इसका तो कितना आता, k स्क्वायर बाय कितना, a स्क्वायर, k स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, मीन्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ t1 t2 आएगा अपना। और अच्छी बात है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर के लिए मैं यहाँ छाप सकता हूँ, तो k का स्क्वायर बाय कितना, a का स्क्वायर इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा 2h/a आ जाएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ t1 t2, और t1 t2 कितने, माइनस का 4 था, तो ये कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। और यही हमें चाहिए था HOK रिलेशन, और एक बार HOK रिलेशन मिल गया तो बस लोकस मिल गया। अब बस k को y छाप दो, h को x छाप दो, तो कितना आ गया, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल कितना, 2x/a माइनस से कितना 8, ये आ गया। और ये समझना, ये भी एक पैराबोला ही है, सोचो ये भी तो एक पैराबोला ही है अपना, y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x में लीनियर, मतलब इनका जो लोकस होगा वो भी सिंपली तुम्हारा क्या होगा, एक पैराबोला ही होगा। ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करके लिख दो, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते तो कितना हो जाता अपना, यहाँ से a इधर जाता अपना, ठीक है, a के से कट जाता, यहाँ से कितना आता y स्क्वायर इक्वल कितना 2ax, और कितना जाएगा यहाँ से माइनस का 8a स्क्वायर, है ना, कुछ ही बन जाता अपना, ये आंसर होता अपना। ठीक है, अब देखना, तो हमने अभी देखा था, तो ये हमने देख लिया कि y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax अगर होता तो इस पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट या पैरामीट्रिक पॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, 8a स्क्वायर कॉमा कितना 280, ठीक है, किससे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, है ना। ठीक, देखने की कोशिश करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के केस में क्या करते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के केस में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें जो पैरामीट्रिक पॉइंट अपन पी लेते हैं ये होता अपना माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा कितना प्लस का 280, देख लो सेट सा कर रहा होगा, माइनस 80 स्क्वायर यहाँ छापोगे तो यहाँ प्लस का 480 का बनेगा, अंडर रूट लोगे तो प्लस का 280 टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये समझ आ गया ना कि इसका अगर पैरामीट्रिक पॉइंट लेना होता तो सिंपली इसका जस्ट नेगेटिव लेंगे, ये चल कि ये बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए था कि समझ ना, ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के बस मिरर इमेजेस है इस लाइन के बोर्ड। तो सोचो इसमें, और जैसे अगर मैं इसी करस्पॉन्डिंग अगर इस वाले पॉइंट की अगर बात करूंगा तो इसका अगर एक्सपोनेंट अगर प्लस का 80 स्क्वायर होगा तो इसका बस माइनस का 80 स्क्वायर होगा, इसका 280 था तो इसका तो 280 होना ही था, इसलिए यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं आया, बस सिंपली क्या होगा, यहाँ 80 स्क्वायर का सिंपली कितना हो गया, माइनस का 80 स्क्वायर हो गया। ठीक है, वैसे सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ये सुनने की कोशिश करो, अब अगर x को अगर मैं 80 स्क्वायर छापता, सोचो x को अगर 80 स्क्वायर छापते तो यहाँ कितना बनता, a स्क्वायर t की और 4 बनता, यहाँ 4ay टाइप का बनता। तो इस बार सोचो जो y आता वो कितना आता, a स्क्वायर t की पावर 4 अपॉन कितना 4a टाइप का, या तुम ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ज़्यादा अच्छा होगा, इस बार जो पैरामीट्रिक पॉइंट है p उसको हम लोग लेते हैं 280, 80 स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब से सुनने की कोशिश करो, x अगर तुम 280 छापो तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे y को 80 स्क्वायर छाप तो यहाँ भी वही चीज़ बन जाएगी। तो इस वाले केस में हम लोग क्या लेंगे, 280 कितना 80 स्क्वायर। या सिंपली समझने की कोशिश करो, इसमें जो थे सिंपली वो पलट गए, चला इसमें जो थे सिंपली वो पलट गए अपने। और ये सोचो समझ में आना भी चाहिए था कि पलटने भी चाहिए थे, क्योंकि बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सोचो और कुछ नहीं है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ये चला कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये सोचो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ये y इक्वल टू 4x ऐसा बनता था, x इक्वल टू 4y ऐसा बनता। और ये याद होगा तो हमने पढ़ा था कि y इक्वल टू एक्स पॉइंट का अगर किसी पॉइंट का अगर हम लोग मिरर इमेज अगर लेते थे तो 80 स्क्वायर 280 अगर ये होता था तो y इक्वल टू एक्स मिरर इमेज लेने पे ये जो पॉइंट आता था इसमें x और y पलट जाते थे,
और एक्स और वाई पलट जाएंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा 280 80 स्क्वायर टाइप का ये आ जाएगा। तो चाहो तो इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि सिंपली इसका 80 स्क्वायर 280 होगा तो इसका पलट जाएगा। तो ये चल गया होगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का अगर लेता, सुनना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना -4ay टाइप का, तो इसमें जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स आते वो कौन सा आते तुम्हारे 280 कितना माइनस का 80 स्क्वायर, ठीक है। या अगर मान लो कहीं भूल गए कि माइनस जो लगाना है वो 280 में लगाना है कि इसमें लगाना है, तो बड़ा सिंपल सा, देखो इसमें दिख रहा है कि देखो y कभी पॉजिटिव तो जा नहीं सकता, तो y को हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा, और y को अगर हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा और अगर तुमने नेगेटिव इसमें लगा दिया तो तुम्हारे हिसाब से तो y हमेशा पॉजिटिव हो गया, हम लोग मान के चल रहे हैं ये पॉजिटिव हमेशा, तो पक्का है कि जो नेगेटिव आना चाहिए था वो इसी में आना चाहिए था, ठीक है, इससे याद रख सकते हो। और इससे समझ में आ रहा है कि अब मैं अगर सोचो कोई शिफ्टेड पैराबोला अगर होता तो उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई होता y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स कितना x माइनस का h, ये होता। अब इसका कोई पैरामीट्रिक पॉइंट अगर लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे h प्लस at का स्क्वायर कॉमा k प्लस का कितना 2at, ये शुरू होगा। क्यों? बड़ा सिंपल सा, सोचो ये एक पैराबोला होता है जिसका सेंटर कहाँ शिफ्ट हो चुका है अपना h कॉमा k पे, और अब जरा ये सुनने की कोशिश करो, अगर मैं इस पूरे पैराबोला को शिफ्ट करके यहाँ रख देता, अब तुमसे पूछता कि बताओ इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट में क्या लिखूं, तो इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट लिखने के लिए एज इट इज शिफ्टेड वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या लिखते 80 स्क्वायर 280 लिखते, और अब इसका 80 स्क्वायर में h और जोड़ दो तो यहाँ पहुँच जाओगे, ये चला पहले से h मूव थे 80 स्क्वायर और जाओगे, और पहले से k ऊपर आ चुके थे अब 280 और जाओगे, तो h से 80 स्क्वायर आगे k से 280 ऊपर, ठीक है, या सिंपली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दिया हमने, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x के अलावा भी किसी में अगर हमें लेना होगा तो कुछ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P T1 and Q T2 on y square equal to 4ax, ठीक है। देखना, तो मान लो अगर सिंपली ये कोई पैराबोला होता अपना और हमने सिंपली कोई एक रैंडम कॉर्ड बनाई, कौन सी PQ, ठीक है, जिसमें ये कितना था T1, इससे पैरामीट्रिक पॉइंट कितना था T2, हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन के लिए तो सिंपली पॉइंट कितना आएगा 81 स्क्वायर 281, ठीक है, ये कितना आएगा 82 स्क्वायर कितना 2a-T2, ये है अपना। इसकी इक्वेशन के लिए पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m स्लोप, तो स्लोप कितना आएगा इसका y1 माइनस y2, तो कितना आएगा 2a टाइम्स ऑफ T1 माइनस का T2 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा a टाइम्स ऑफ कितना T1 स्क्वायर माइनस कितना T2 स्क्वायर, ठीक है। अब T1 माइनस T2 दोनों साइड से कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो ये बड़ा अच्छा आ गया कितना 2/T1 प्लस T2, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जिसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। मतलब सिंपली पैराबोला में कोई भी दो पैरामीट्रिक पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसका जो स्लोप आता है कितना आता है 2/T1 प्लस T2 टाइप का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये मिल गया, और अब इक्वेशन अगर लिखनी थी तो कितना आएगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो या ले लेते हैं, तो y माइनस 2a-T1, स्लोप कितना आएगा 2 कितना T1 प्लस T2, और कितना आएगा x माइनस का a-T1 का स्क्वायर, कुछ आएगा, या ज़्यादा अच्छा होता कुछ ऐसे लिख लेते T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस से कितना 2x इक्वल टू सी टाइप का आएगा, और कौन सा a-T1 स्क्वायर 2a-T इसको सेट सा करेगा, तो 2a-T1, तो 2a-T1 छापोगे तो कितना आएगा 2a-T1 का स्क्वायर प्लस 2a-T1 T2, और यहाँ से a-T1 स्क्वायर तो कितना बनेगा माइनस का 2a-T1 का स्क्वायर, ये c होता अपना, तो c कितना आ गया यहाँ से 2a-T1 T2, तो जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई वो कुछ अपनी ये आ गई।
ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू कितना, t1 प्लस t2y, t1 प्लस t2y, इसको साइड भेजते हैं, दोनों से 2 कॉमन लेते हैं, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना, x प्लस a टाइम्स ऑफ t1 t2, ये आ गया। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई जो कि t1 और t2 को ज्वाइन करने से हमें मिल रहा होगा। ठीक, इस मेथड में ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी बार यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से याद रखना कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर पैरामीट्रिक पॉइंट्स अगर तुम ले लोगे पैराबोला के ऊपर तो उनको ज्वाइन करने का जो स्लोप आएगा कितना आएगा, 2/t1 प्लस t2 आएगा। ठीक है, और समझना अगर ये याद है तो समझना इससे एक और काफ़ी अच्छी चीज़ समझ में आ रही है, समझना इससे एक और काफ़ी अच्छी चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो कॉर्ड होगा, सुना ये जो कॉर्ड होगा, दिस ऑलवेज passes through a t1 t2 comma 0, सोचो सॉरी माइनस a t1 t2, दिस ऑलवेज passes through माइनस a t1 t2 comma 0। देखो x के लिए माइनस a t1 t2 छापो, y के लिए 0 छापो, ये हमेशा ऐसा करेगा। और ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये वाला पॉइंट होता, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये सोचो फिक्स है a t1 t2 का नेगेटिव कॉमा कितना 0, ये चला। और ज़्यादा अच्छा होगा इसका लिखने का तरीका, बच्चों ये भी इसलिए और कुछ नहीं, इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन का नेगेटिव, सोचो a1 स्क्वायर, इसका x कॉर्ड a1 स्क्वायर, इसका x कॉर्ड a2 स्क्वायर, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आता, g1 g2 का अंडर रूट और उसका बेसिकली क्या नेगेटिव, देखो वही लिखा होता, a1 t2 बनता अपना। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपना ये हो जाता। ठीक है, ये भले याद ना रहे बट इसको याद रखने की कोशिश करना अभी। ठीक, अगले लिखते हैं, अगले लिखना, इफ t1 and t2 are parametric points of opposite ends of a focal chord on parabola y square equal to 4ax, prove that t1 and t2 is equal to -1। ठीक है, और सिंपली क्या है कि अगर मान लो t1 t2 ये सिंपली क्या है, दो पैरामीट्रिक पॉइंट्स होते किसी ऑपोजिट एंड ऑफ फोकल कॉर्ड्स के, मतलब कोई भी फोकल कॉर्ड तो पता ना, वो कॉर्ड सिंपली जो फोकस से पास सिंपली उसको क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। तो सिंपली कोई भी फोकल कॉर्ड हो जाए, सुना इसने ये नहीं कहा कोई फिक्स, कोई भी फोकल कॉर्ड हो जाए और ये अगर क्या उसके ऑपोजिट एंड्स हो गए, मतलब ये t1 दे दिया, ये t2 दे दिया, इसे ना t1 t2 का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा -1 होगा, हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव करने का एक तो तरीका सोचो, अभी हमने किया था, अभी हमने देखा था कि कोई भी रैंडम कॉर्ड, वो किसी भी कॉर्ड के लिए 2 था, तो किसी भी जो कॉर्ड की जो इक्वेशन आती है वो कितनी आती है, y टाइम्स ऑफ कितना t1 प्लस t2 टाइम्स ऑफ कितना ट्वाइस ऑफ कितना x प्लस a t1 t2, कुछ आता अपना। तो इस कॉर्ड की भी इक्वेशन ऐसी आएगी, बट ये कॉर्ड चूंकि फोकल कॉर्ड था तो ये पक्का a,0 से पास होना चाहिए था, तो a,0 इसको सेट सा करेगा, तो a,0 इसको अगर सेट सा करेगा, ठीक है, तो a,0 इसमें छाप दो, या ज़्यादा अच्छा होगा, अभी हमने देखा था ये जो तुम्हारा कॉर्ड होता था, सॉरी ये जो कॉर्ड होता था ये हमेशा -a t1 t2, 0 से पास होता था अपना। तो अभी हमने प्रूव करा था कि किसी कॉर्ड का जो जहाँ पे एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट सिंपली कौन सा होता है, -a t1 t2, 0 होता था अपना, तो पक्का ये -a t1 t2, 0 होगा, और हमें पता है चूंकि फोकस से पास हो रहा था ये पक्का a,0 से पास होना चाहिए था, मतलब कंफर्म -a t1 t2 शुड बी इक्वल टू a होगा, मतलब कंफर्म कितना हो जाएगा यहाँ से t1 t2 के लिए कितनी आएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। और समझना ये रिजल्ट भी काफ़ी बार यूज होता है कि फोकल कॉर्ड्स के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके जो पैरामीट्रिक
पॉइंट्स आएंगे वो सिंपली क्या होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है सिंपली कितना होता है, -1 होता है। फोकल कॉर्ड्स के जॉइंट पॉइंट्स होते हैं, उनके जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो इससे समझना एक बड़ी अच्छी चीज मिल रही है कि सोचो अगर इसका t अगर सोचो 2 होता तो कंफर्म इसका मिल जाता कितना, इसका -1/2 होता। और सो सही बात भी है कि अगर फोकल कॉर्ड है तो अगर एक सोचो अगर ऊपर होगा तो पक्का दूसरा नीचे होगा, तो अगर एक को पॉजिटिव होना तो दूसरे को पक्का नेगेटिव होना भी चाहिए था। तो देखो एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, और ये भी कह सकते थे अगर एक 1 से बड़ा होगा तो पक्का एक 1 से छोटा होगा। याद है, इससे इस साइड वाले 1 से बड़े होते थे, इससे इस साइड वाले 1 से छोटे होते थे। तो एक पक्का 1 से अगर बड़ा होना तो दूसरा पक्का 1 से छोटा होना था। और उससे भी अच्छी बात कि दोनों का प्रोडक्ट कितना पक्का -1 होगा ही होगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी क्या याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना, और जो 2/T1 + T2 था वो वाला भी याद रखना, और हो सके तो ये वाला याद रख सकते तो ये वाला याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि पैराबोला में काफी रिजल्ट्स होते हैं और रिजल्ट्स अगर याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो याद रखो। ठीक है, अगला मान लो क्वेश्चन होता फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PS where S is focus and P is variable point on of the y square equal to 3x 8x अच्छा होगा। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट PS, ठीक है, whose focus is S and P is a variable point on this। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपली क्या अपना एक पैराबोला अपना कौन सा y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x। ठीक है, इसमें S तो फिक्स है अपना कितना जो कि फोकस है कितना आएगा 2,0। ठीक है, और P सिंपली क्या है एक वेरिएबल पॉइंट था इस पैराबोला के ऊपर। दोस्तों ये भी हो सकता था, 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 ये कोई भी हो सकते थे। ठीक है, और इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लोकस बनेगा हमें वो पता करना था क्या होगा। ठीक है, तो देखते क्या करें। तो इसको समझने के लिए देखते हैं। अब देखो P सिंपली एक वेरिएबल पॉइंट था, और पैराबोला पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेने का तरीका हमें पता ही होता है, कितना होता है AT स्क्वायर कॉमा कितना 2AT, और इस केस में कितना आएगा AT स्क्वायर कॉमा 2AT मतलब कितना 40, क्या आ जाएगा। हमें निकालना क्या था इसके मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट को जिसका लोकस निकालना है उसको क्या मान लेते हैं H कॉमा K। H कितना आता है अपना, H आता अपना कितना 2 + 2T स्क्वायर बाय 2 ये आएगा अपना, और K कितना आता अपना 0 + 4T बाय 2 मतलब कितना 2T। अब बस हमें यहाँ से H और K में रिलेशन निकालना था, और H और K में रिलेशन निकालते दिख रहा था यहाँ से T के लिए मैं K/2 यहाँ छाप देता हूँ। तो यहाँ से 2H - 2 बाय 2 एक लिए कितना T स्क्वायर होता, और T स्क्वायर कितना होता K/2 का कितना होल स्क्वायर, तो कुछ ही आया था अपना। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो K का स्क्वायर यहाँ से 2 को एक इस साइड जाएगा, तो इस साइड जाता तो कितना जाता 4 टाइम्स का कितना K - 1। एक H कहाँ गया, ये H होगा है ना, 4 टाइम्स का कितना H - 1 मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 टाइम्स का कितना x - 1। तो देखो ये भी एक पैराबोला ही आया। ठीक है, और पैराबोला आया और देखो दिख भी रहा था लगभग कुछ कि इसका जो शेप बनना चाहिए था, सोचो इनको ज्वाइन करते मिड पॉइंट्स को तो लगभग दिख रहा था कुछ पैराबोला टाइप का, समझ में भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फील से आ रहा था कि कुछ पैराबोला टाइप का होना चाहिए था। और समझना हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो पैराबोला आना चाहिए था उसका वर्टेक्स सोचो 1,0 ही आना चाहिए था, क्योंकि ये समझने की कोशिश करना एक ऐसा पॉइंट मुझे पक्का पता था जो इस पैराबोला में आना चाहिए था। वो पॉइंट कौन सा था, सोचो इसका और इसका मिड पॉइंट। सोचो हमें क्या निकालना था PS का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए था, और S अगर ये था और सोचो अगर तुम P अगर ये लेते तो इनका जो मिड पॉइंट होता वो सोचो 1,0 आता, और कंफर्म में दिख रहा फिगर से सोचो 1,0 इसका वर्टेक्स होना चाहिए था। मतलब पक्का जो भी आंसर आना चाहिए था उसका वर्टेक्स सोचो 1,0 टाइप का ही आना चाहिए था। मतलब अगर 4 ऑप्शन अगर होते और 2 अगर किसी में अगर वर्टेक्स 1,0 अगर नहीं दिख रहा था तो उनको तुम सीधा डिस्कार्ड कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत फील आया क्या था। ठीक है,
पहला क्वेश्चन आ गया होगा। अगला सिंपल क्या है, फाइंड लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है, विच डिवाइड्स द वेरिएबल कॉर्ड विथ स्लोप 2 ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y इन 1:2 रेशियो इंटरनली। मतलब सिंपली क्या है, एक पैराबोला अपना कौन सा इस बार x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किए, बहुत सारे वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ किए जिनका स्लोप क्या था 2 था, तो स्लोप 2 वाले बहुत सारे वेरिएबल कॉर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इनको 1:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स आते हमें उनका लोकस चाहिए था, ठीक है। तो सुना, तो अब अगर मान लेते जिसका लोकस हमें चाहिए था उसको मान लेते कितना h कितना k। अब एक कंडीशन में पता है कि इसका जो स्लोप था वो कितना था 2 था, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्ड्स जॉइनिंग, ठीक है। अब देखो वापस से अब हमें नहीं पता, तो मान लेते इसका एंड पॉइंट T1 होता, इसका एंड पॉइंट T2 होता, और कॉर्ड्स जॉइनिंग एंड पॉइंट्स T1 T2 का स्लोप हमने पढ़ रखा था अभी, कितना होता था 2/T1 + T2 होता था ना। और इसको सीधा किससे इक्वेट कर देते हैं, 2 से इक्वेट करते हैं। ध्यान देना ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने तब पढ़ा था जब हमने पैराबोला कौन सा लिया था, y स्क्वायर इक्वल टू कौन सा वाला 4x वाला, बट इस केस में कौन सा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा। तो इस केस में सोचा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay केस में जो पैरामीट्रिक एंड पॉइंट्स आते हैं वो कितने आते थे 281, 81 स्क्वायर, ये आएगा। इसका एंड पॉइंट कितना आएगा T2 के करस्पॉन्डिंग 2a T2 कितना a T2 का स्क्वायर, कुछ ही आएगा अपना, ठीक है। इसके अगर स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप कितना आएगा m a T1 स्क्वायर माइनस का कितना a T2 स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा 2a T1 माइनस कितना 2a T2, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा T1 + T2/2, कुछ ही आता। ध्यान देना ये तब आता था जब हमारा पैराबोला कौन सा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला होता था अपना, ठीक है। और इस केस में जो अपना क्वेश्चन था, इस केस में इसकी जो वैल्यू थी तुम्हारी कितनी गिवन थी 2 गिवन थी, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, एक रिलेशन तो ये मिल गया T1 T2 में कितना T1 + T2 इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। अब अगला देखते हैं, अब हमें लोकस किसका निकालना था, वो पॉइंट जो इसको 1:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा हूँ, तो h और k को T1 T2 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो h कोऑर्डिनेट कितना आता है इसका 1 टाइम्स ऑफ कितना 281, तो 1 टाइम्स ऑफ कितना 281 प्लस ट्वाइस ऑफ कितना 282 कितना 3, कुछ आएगा अपना। और k कितना आएगा अपना 1 टाइम्स ऑफ कितना a T1 स्क्वायर, 1 टाइम्स ऑफ कितना a T1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना a T2 स्क्वायर कितना 3, कुछ आया था। अब इसलिए हमें h और k में रिलेशन निकालना था, और h और k में रिलेशन निकालना था, ठीक है, ठीक, कुछ यहाँ से। तो इससे अगर देखें यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 3h कितना 2a, समझ 3h 2a कॉमन लेके नीचे भेज दिया, ये इसके लिए कितनी आती T1 प्लस कितना ट्वाइस और T2 आता, और यहाँ से हमने देख रखा था कितना T1 प्लस कितना T2, ये तुम्हारा कितना था 4 के बराबर था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग T1 और T2 के लिए निकाल सकते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करोगे तो T2 के लिए कितनी आएगी, यहाँ से सेपरेट कर दिया तो 3h/2a माइनस से कितना 4, कुछ ही आता। और T1 की वैल्यू कितनी आती है अपनी, T1 के लिए कितना 4 माइनस का T2, तो 4 माइनस का T2 कितना आता 3h/2a और कितना माइनस का 4, तो यहाँ से T1 कितना मिल जाता है उनको, T1 मिल जाता अपना 8 माइनस से कितना 3h कितना 2a, कुछ ही मिल गया अपना, है ना। और बस अब ये जो था इसमें हम लोग क्यों ना T1 और T2 के लिए छाप देते हैं, तो T1 और T2 के लिए अगर इसमें छापते यहाँ से तो कितना आता अपना, तो k 3k/a है ना, तो 3k/a इसका कितना T1 स्क्वायर कितना आएगा अपना 8 माइनस 3h/2a का कितना होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना T2 स्क्वायर, और T2 स्क्वायर कितना आएगा अपना 3h/2a माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3h/2a माइनस 4 का कितना होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इसका रिक्वायर्ड लोकस होता, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है, अभी ट्राई करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन सिंपली बड़ा सिंपल सा, P और Q दो पैरामीट्रिक पॉइंट्स गिवन है T1 T2, ठीक है, जहाँ PQ कॉर्ड सबटेंड्स 90 डिग्री एट वर्टेक्स, ठीक है,
मतलब पी क्यू सिंपली एक कॉर्ड है जो कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पे, ठीक है, जिसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स T1 T2 गिवन है। तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि उसमें T1 T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -4 होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा समझ में आ गया होगा, फाइंड ए सच दैट a कॉमा मॉड ऑफ a-1 लाइज इनसाइड द पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, कंडीशन बतानी या ए के वो पॉइंट्स बताने, वैल्यूज बतानी जिसके लिए क्या हो, ये जो पॉइंट हो क्या हो उस पैराबोला के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तीसरा, इफ ए बी इज अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ पैराबोला दिस फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। ए बी सिंपली क्या है, एक वेरिएबल कॉर्ड था इस पैराबोला के अंदर, ठीक है, ए बी क्या था, सिंपली एक वेरिएबल कॉर्ड था इस पैराबोला के अंदर, ठीक है। तो ए बी और ओरिजिन से जो बनने वाला ट्रायंगल होगा, उन ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड बनेंगे उनका लोकस बताना क्या होगा, ठीक है। और चौथा क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, मतलब इस पैराबोला के ऊपर वो कौन सा पॉइंट होगा जो कि इस लाइन से सबसे पास होगा, ठीक है। तो तुम्हें वो पॉइंट बताना है, वो पॉइंट सिंपली कौन सा आएगा, और जो डिस्टेंस आएगा वो भी निकालना है कि जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। एंड फाइंड मिनिमम डिस्टेंस एज वेल, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस एज वेल, ठीक है। करो इन क्वेश्चंस को, लगभग 15 मिनट के आसपास है ना, चलते हैं ना। हाँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पी क्यू कॉर्ड सबटेंड्स क्या था अपना, 90 डिग्री एट वर्टेक्स था, है ना। तो हम प्रूव क्या करना था, T1 T2 क्या होगा, -4 के बराबर होगा, है ना। देखते हैं। तो क्वेश्चन भी क्या है कि सिंपली एक कॉर्ड था अपना पी क्यू, जिसने अपने क्या किया, वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड किया, है ना। तो वर्टेक्स पर अगर 90 डिग्री सबटेंड करेगा तो इसका मान लेते T1 अगर होता तो इसके पॉइंट्स कितना आते, a_T1² कॉमा कितना 2a_T1, कुछ अपना ये आ रहा होता, इससे कितना आता अपना a_T2² कॉमा कितना 2a_T2। वापस से सेम चीज, अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा माइनस होना चाहिए था। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, y2 -y1, ये कितना 0,0 होगा अपना, तो y2 -y1 मतलब कितना आएगा m1 की वैल्यू, तो m1 के लिए कितनी आएगी 2a_T1 अपॉन कितना a_T1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 2/T1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं m2 के लिए निकालूं इस लाइन का स्लोप, m2 की अगर वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो ये कितना आएगा अपना 2/T2 आएगा अपना, और ये यहाँ पता दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कितना था -1 था, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2/T1 इंटू कितना 2/T2 का प्रोडक्ट कितना आएगा -1, तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू कितना -4, ठीक है। तो ये मिल गया। और समझना इसमें एक चीज, ठीक है, और सर ना ये निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत भी इसलिए नहीं करनी पड़ती है, ये हम डायरेक्टली भी सोच सकते थे, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा था किन्हीं भी दो कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन का जो स्लोप होता था वो 2/T1 + T2 होता था। और इस केस में सोचो अगर ये लाइन अगर यहाँ ओरिजिन से मैच हो रही थी, इसका T1 था तो इसका T0 था, तो 2/T1 + T2 करोगे तो 2/T1 ही आएगा। सिमिलरली इसका स्लोप भी डायरेक्टली सोच सकते थे 2/T2 + 0, तो 2/T2 आता और सीधे दोनों का प्रोडक्ट क्या कर सकते थे -1 के बराबर कर देते, ठीक है। तो पहला ये था अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या था कि कोई पॉइंट P था अपना, कौन सा था a कॉमा कितना a-1 ना, तो a कॉमा a-1 हमें ये प्रूव करना था, सॉरी हमें a की वो वैल्यूज निकालनी थी जिसके लिए क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा x² इक्वल टू कितना 8y, है ना, इस पैराबोला के अंदर लाई करें, ठीक है। तो इस पैराबोला के अंदर लाई करने के लिए हम बताते हैं a की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होंगी, ठीक है। देखते हैं। तो पहला तरीका तो बड़ा सिंपल सा, सीधा इसके अगर अंदर लाई कर आना है, ठीक है ना, अंदर लाई कर आना तो सीधा क्या इसको इसमें छाप दो और इसकी पावर वैल्यू क्या कर दो नेगेटिव, तो इसको इसमें छापते तो कितना होता a का स्क्वायर कितना 8 टाइम्स कितना मॉड ऑफ कितना a-1, ठीक है, और दिस मस्ट भी कितना लेस देन 0, तो यहाँ से कितना आ गया a का स्क्वायर इज लेस देन कितना 8 टाइम्स कितना a-1, कुछ आ जाएगा अपना। अब हमें इसको सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हो हमें दो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दो केस बनाने पड़ते तो मॉड हटाने के लिए, तो मॉड हटाने के लिए क्या करें, दिख रहा है मॉड अपनी वैल्यू कहाँ चेंज करेगा 1 के आसपास, तो केस 1 बनाते हैं। केस 1 इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा होगा,
तो a अगर 1 से बड़ा होता तो ये चीज़ कैसे बन जाती, a का स्क्वायर यहाँ से मॉड सीधे से हट जाता, a माइनस का 1, इसको इस साइड लाते तो a का स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 8 इस कितना लेस देन 0, कुछ ऐसा बन गया। और इस क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी का वो सोचो बिटवीन द रूट्स आएगा, बिटवीन द रूट्स आएगा तो बस हमें रूट्स निकालने थे, पता करने थे रूट्स क्या होंगे, और इसके रूट्स क्या होंगे, a बिलोंग्स टू कितना 4 प्लस माइनस का रूट ए, कुछ इसके रूट्स होते, और इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आता, बिटवीन द रूट्स आता, तो इसका आंसर कितना आएगा, a बिलोंग्स टू कितना आएगा 4 माइनस रूट 8 से लेके कितना 4 प्लस का कितना रूट 8। लेकिन ये आंसर कब आता है, जब हमने a को 1 से बड़ा माना था, तो इस आंसर का खाली वही पार्ट सॉल्यूशन में आना चाहिए था जो 1 से बड़ा होगा अपना, समझ गए ना। और 4 माइनस रूट 8 दिख रहा है, 4 माइनस रूट 8 कितना होगा, लगभग 2.8 के आसपास होगा, 2.8 के आसपास, तो ये दिख रहा है, देखो ये 1 से बड़ा ही था, देखो मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट लिखा पूरा 1 से बड़ा है, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। पहला केस तो तब था, इसलिए हमने क्या चेक किया, a 1 से बड़ा के लिए चेक करना था, 4 माइनस रूट 8 कितना था, ये 2.8 2.9 के आसपास कुछ होता अपना जो भी, तो 4 माइनस ये करते तो जो भी आता है 1 से बड़ा आता, और हमें 1 से बड़े ही सॉल्यूशन चाहिए थे, मतलब पूरा का पूरा आंसर जो होगा वो क्या था 1 से बड़ा था, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। अगला केस बनाते हैं हम लोग, तो अगला केस क्या होता अपना, अगर तुम्हारा क्या होता a जो होता तुम्हारा क्या होता 1 से छोटा होता, तो a अगर 1 से छोटा होता तो यहाँ से अगर मॉड से खोलते तो नेगेटिव में खुलता, नेगेटिव में खुलेगा तो यहाँ से कितना आएगा a का स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का 8 और दिस मस्ट कितना लेस देन 0, कुछ अपना ये बनता अपना, ठीक है। और यहाँ से अगर सॉल्व करने जाओगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ भी वापस से तुम्हारा बिटवीन द रूट से आंसर आता, और वापस से बिटवीन द रूट से आंसर आता है, इसके रूट्स कितने होते हैं माइनस का 4 प्लस माइनस से कितना 16 और 8 कितना 24, कुछ आता अपना, तो यहाँ से a कितना था, a बिलोंग्स टू कितना -4 माइनस रूट 24 से ले कितना -4 प्लस का कितना रूट 24, कुछ आता अपना। और इसका हमें वो पार्ट आंसर में चाहिए था जो कि 1 से छोटा होता, समझ गया ना, इसका हमें वो पार्ट आंसर में चाहिए था जो कि क्या होता 1 से छोटा होता, तो 1 से छोटा वाला पार्ट देखते कौन सा होगा, और दिख रहा है -4 प्लस रूट 24, ठीक है। सोचो अगर ये 25 होता, सोचो अगर 25 होता तो ये 5 बनता, तो 5 माइनस 4 1 बनता, बट ये 24 है, मतलब पक्का ही कुछ 1 से छोटा लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा आंसर ही तुम्हारा क्या था 1 से छोटा था, मतलब ये भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो फाइनल अगर मैं एक की अगर बात करूंगा तो फाइनल आंसर एक का कितना आएगा -4 माइनस का रूट 24 से ले कितना माइनस का 4 प्लस का रूट 24 यूनियन यहाँ से कितना आएगा 4 माइनस का रूट 8 से ले कितना 4 प्लस का रूट 8, कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका इसका ये था, ठीक है। देखना ज़्यादा अच्छा तरीका इसका होता, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y कौन सा ग्राफ था अपना, ये रहा था अपना, ठीक है। और देखना a कॉमा मॉड a माइनस 1, तो अगर a को अगर मैं x कहूँ, a को अगर मैं x कहूँ तो सोचो a माइनस 1 का मॉड, यही तुम्हारा y था अपना, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा है y इक्वल टू कितना मॉड ऑफ कितना x माइनस का 1, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है a कॉमा मॉड ऑफ a माइनस 1, ये बेसिकली और कुछ नहीं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 पे लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट था, और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 हमें पता है लगभग कुछ ऐसा बनता है 1 पे, हाँ वी शेप बनेगा। अब वी शेप बनेगा तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो वी शेप क्या इसको वापस काटते हो जाएगा या नीचे से निकल जाएगा, ये कैसे चेक करें कि ये जो समझे मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसा बनता 1,0% पे क्या बनाते हैं हम लोग, वी शेप बनाते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन उठता कि वो इस क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ को कट करते हुए ऊपर निकल के फिर नीचे से निकल जाएगा या सीधा सीधा नीचे से निकल जाता, मतलब दो पॉसिबिलिटी थी ऐसा, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी थी, एक तो क्या होता कुछ ऐसा और ऐसा काटते हुए जाए, यहाँ पे कट करते हुए जाए, या कुछ ऐसा बनता और मॉड एक्स माइनस कुछ ऐसा बनता, ये नीचे से निकल जाता। अब ये पता करने के लिए देखो एक तो तरीका बड़ा सिंपल सा था कि इस ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, इस ग्राफ की डेफिनेशन क्या थी जब x पॉजिटिव था, मतलब कितना था x माइनस का 1, और इस ग्राफ की डेफिनेशन क्या है तुम्हारा y इक्वल टू कितना x स्क्वायर, तो सीधा दोनों को इक्वेट कर दो, सीधा दोनों को अगर मैं इक्वेट करता तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना x माइनस का 1, यहाँ सॉल्व करते तो x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0,
ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 8 होगा, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर नहीं था, ये एक्स स्क्वायर बाई 8 था अपना, है ना। तो यहाँ से अगर दोनों का अगर मैं इक्वेट करता हूँ एक्स स्क्वायर बाई यहाँ से, तो यहाँ से कितना होता है अपना एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x और कितना प्लस का 8 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से दिख रहा है एक्स की तुम्हारी दो वैल्यूज आती, और दो वैल्यूज तुम्हारी कौन कौन से आती, एक्स इक्वल टू कितना, यहाँ से कितना था 4 प्लस माइनस का तुम्हारा कितना 4, ठीक है, 4 प्लस माइनस से कितना तुम्हारा √8, कुछ ही आता अपना। और इससे समझ में आ रहा है कि एक तुम्हारी वैल्यू एक्स के लिए 4 प्लस √8 आता है, एक 4 माइनस √8 आता। और ये दिख रहा है मतलब इसने सुना इस ग्राफ ने मतलब i = x-1 ने इस ग्राफ को दो जगह पर कट के, एक 4 प्लस √8 पे, एक 4 माइनस √8 पे, और दोनों ही वैल्यू देखना 1 से बड़े थे। सोचो 4 माइनस √8 भी 1 से बड़ा था और 4 प्लस √8 भी 1 से बड़ा था, मतलब पक्का कौन सा केस रहा होगा, ये वाला केस रहा होगा। ये चला, ये अगर सो ये वाला केस अगर होता तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे कोई रूट्स आने नहीं चाहिए थे, बट पक्का रूट्स मिले हैं, मतलब पक्का इसने क्या इसको दो जगह पे कट किया होगा। और ये पॉइंट कौन सा था 4 माइनस √8 वाला, और ये वाला पॉइंट कौन सा होता 4 प्लस √8 वाला। ये चला, तो और अच्छी बात क्या थी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट था वही तुम्हारा ए था अपना, और हमें ए की तो रेंज निकालनी थी, तो ए की एक रेंज तो कौन से आ गई 4 माइनस √8 से लेकर 4 प्लस √8 आ गई अपनी। और दूसरी रेंज में निकाल सकता हूँ जब इस लाइन को मैं इस वाले करके सॉल्व कर दूं, तो दूसरी रेंज निकालने के सिंपली हम लोग क्या कर सकते थे, जो उस लाइन का नेगेटिव वाला पार्ट था, नेगेटिव वाला हिस्सा कौन सा, उसकी इक्वेशन तुम्हारी क्या थी अपनी x-1 का 1 माइनस एक्स होगा अपना, उसको जो हम लोग क्या करते हैं x² 8 सॉल्व करते हैं। तो इसको जब x² 8 सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आता अपना x का स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 8 = 0 बनता अपना। यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आती है माइनस का 4 प्लस माइनस से कितना √24 आया था। तो यहाँ से जो इसने जो कट किए होंगे दो पॉइंट्स पे, एक ये वाला पॉइंट आता है, एक ये वाला पॉइंट आता, ये कौन कौन से मिल गए, एक 4 माइनस √24 और एक 4 प्लस का √24 मिल गया अपना, ठीक है। तो दिख रहा है x की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 4 माइनस √24 से लेके 4 प्लस √24 और 4 माइनस √8 से लेके कितना 4 प्लस √8, पता नहीं आया क्या यहाँ से मैं, ठीक। तो ये होता तुम्हारा सेकंड वाला, ठीक है। अगला सबने क्या था अपना, इफ ए बी इज ए वेरिएबल कॉर्ड ऑफ x² इक्वल टू कितना -4y, ठीक है। x² इक्वल टू -4y का मान लो ए बी अगर एक वेरिएबल कॉर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, मान लो कुछ भी ये होता, मान लो इसका t1 होता है, इसका मान लो कितना होता t2 होता है ना। तो हमें बताना था ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बनता इसके सेंट्रॉइड का लोकस क्या होता, हमें ये मान लो पता करना था, ठीक है। और चूंकि वेरिएबल कॉर्ड था तो हमने सिंपली वेरिएबल कॉर्ड मानने के सिंपली क्या कि एक t1 ले लिया और एक कितना ले लिया t2 ले लिया, ठीक है। अब इसका सन्ना सेंट्रॉइड मान लेते g होता कुछ कितना h, k, इसका लोकस चाहिए था, ठीक है। तो सुना अब इसके ये पॉइंट्स आते कितने, तो t1 के करस्पॉन्डिंग इसका पैरामीट्रिक पॉइंट, तो सुना 80² 280 किसका होता है y² इक्वल टू 4x का, तो x² इक्वल टू 4ay का 280 80² होगा, तो इसका सुना एक नेगेटिव आएगा, और दिख रहा है y हमेशा नेगेटिव होना चाहिए था, मतलब कितना आएगा 280 कितना माइनस का 81 का स्क्वायर, ये इसके आते, और इससे कितना आता सिमिलरली 2a_t2 और कितना माइनस का कितना a_t2², ये होते। अब h के लिए h क्या होगा सेंट्रॉइड कितना x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो यहाँ से कितना आएगा 2a_t1 प्लस t2/3, ये आता अपना। और k तुम्हारा कितना आता y1 प्लस y2 प्लस y3/3, मतलब कितना आएगा माइनस से कितना a t1² प्लस t2² प्लस 0 कितना 3। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना था t1 t2 के लिमिट करके h और k में रिलेशन निकालना था, तो यहाँ से दिख रहा है कितना आएगा 3h कितना 2a, ये t1 प्लस t2 आता, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना था t1² प्लस t2², ठीक है। तो t1² प्लस t2², तो t1² प्लस t2² यहाँ से कितना आएगा अपना 3k कितना माइनस का a, कुछ ही आता अपना, ठीक है ना, 3k माइनस a, एक ही आता अपना। और यहाँ से कितना आएगा अपना प्लस कितना ट्वाइस ऑफ कितना t1 t2 है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ कितना t1 t2, कुछ अपना ये बन जाएगा ना। हाँ वेरिएबल, एक मिनट इसमें वेरिएबल, ठीक है, एक मिनट उसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, इनको वेरिएबल फोगल कॉर्ड करना पड़ेगा नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, एक कंडीशन कम दी थी सॉरी,
इनको वेरिएबल फोकल कॉर्ड्स मान लेना, ठीक है, ये वेरिएबल फोकल कॉर्ड्स मान लो इनको, ये सब के सब क्या है तुम्हारे वेरिएबल फोकल कॉर्ड्स, नहीं तो फिर T1 T2 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। और सर यहाँ पर सीधा सीधा T1 T2 के लिए -1 नहीं कह सकते अभी तो, क्योंकि वो हमने y² = 4ax के लिए देखा था, सॉरी क्या y² = 4ax के लिए देखा था, तो हमें यहाँ पे ठीक है देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर ये फोकल कॉर्ड्स होते तो ठीक है, अगर इस सामने फोकल कॉर्ड होता अपना, इसके लिए अगर हम लोग चेक करें तो फोकल कॉर्ड के लिए अगर मैं इसकी इक्वेशन की अगर बात करूं, तो अगर इसकी इक्वेशन की अगर बात करोगे तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप, तो दिस माइनस दिस है ना, तो कितना आएगा, m की अगर बात करें स्लोप की तो a t2 का स्क्वायर माइनस कितना t1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 2a t1 माइनस से कितना t2, ये आएगा अपना, यहाँ से कट जाता तो यहाँ से कितना आता नेगेटिव ऑफ कितना T1 + T2 बाई कितना 2, ये कुछ इसका स्लोप आया था, समझ गया ना। और स्लोप अगर ये मिल जाता अपना, ठीक है, तो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो लाइन की इक्वेशन तुम्हारी कितनी आती, y + a T2 का स्क्वायर, ठीक है, स्लोप माइनस से कितना T1 + T2 बाई 2 बाई कितना आएगा अपना x माइनस से कितना 2a T2, कुछ ही आता अपना, ठीक, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है ना। और चूंकि ये फोकस से पास होगा तो 0 का माइनस इसको सेट सा करता, तो 0 का माइनस इसमें छाप देते हैं, तो 0 का माइनस अगर इसमें छापते तो यहाँ से कितना बन जाता 0 का माइनस से, तो 0 यहाँ छापोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा प्लस का a T2 टाइम्स कितना T1 प्लस से कितना T2, ये बनेगा। और यहाँ पर माइनस से अगर छापते तो माइनस a, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो कितना बन जाएगा 1 माइनस से कितना T2 का स्क्वायर, कुछ ही बन जाएगा। यहाँ से कितना बन गया a T1 T2 प्लस a T2 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना बन गया माइनस का a प्लस a T2 का स्क्वायर, और अच्छी बात ये तुम्हारा कट गया, और यहाँ से वापस से तुम्हारा T1 T2 तुम्हारा -1 ही निकल के आ गया, ठीक है, तो वापस से T1 T2 -1 ही निकल के आ गया, मतलब इस केस में भी हम लोग सीधा T1 T2 -1 ले सकते हैं, ध्यान देना, डायरेक्टली रटा नहीं, इसलिए पहले निकाल लिया एक बार, और T1 T2 -1 होगा तो सीधे यहाँ पे क्या करो इसके लिए -1 छाप दो, तो ये तुम्हारे इसका लोकस आया था माइनस का 3k बाई कितना a इक्वल टू कितना 3h बाई 2a का होल स्क्वायर, 3h बाई 2a का होल स्क्वायर, ये कुछ इसका अपना रिक्वायर्ड लोकस आया था, ठीक, समझ ना। देखो चलो ये तो कंफर्म था कि T1 T2 का जो भी प्रोडक्ट आना चाहिए था, चूँकि फोकल कॉर्ड था, ये तो कंफर्म था नेगेटिव आना चाहिए था। नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं समझना कि अगर कोई फोकल कॉर्ड होगा तो सर उसका एक एंड पॉइंट अगर यहाँ होगा दूसरा यहाँ पे होगा, और सर ये सब जितने भी पॉइंट्स होते इन सब के लिए सोचो T पॉजिटिव होता, कि इन सब पॉइंट्स के लिए सोचो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट तो हमेशा नेगेटिव दिख ही रहा है, x को पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे T को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सर इन सब पॉइंट्स के लिए T को नेगेटिव होना पड़ता, सर इन सब पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ऐसे आते, और इसमें दिख रहा है इन सब पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो y कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है हमेशा नेगेटिव था, इसको नेगेटिव होने के लिए पक्का T2 को नेगेटिव होना पड़ता, तो पक्का इसके सारे T पॉजिटिव है, इसके सारे T नेगेटिव थे, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो कंफर्म नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, तो ये तो कंफर्म था कि T1 T2 का जो भी प्रोडक्ट था कुछ नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, -1 ही आया, वो एक बार हमने कंफर्म कर लिया, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि चाहे तुम इस वाले की बात करो या इनकी बात करोगे, जितने ही फोकल कॉर्ड्स होंगे उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा तुम्हारा कितना आएगा -1 ही आएगा, ठीक है, एक चीज़ यहाँ से ये कंफर्म हो गई। और दूसरा ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि दिख रहा है कि लगभग ये भी जो फिगर आया वो लगभग कुछ कैसा है, देखो x का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव y टाइप का, मतलब ये भी जो लोकस है वो समथिंग x का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव y टाइप का, मतलब उल्टा वाला पैराबोला ही है। और सोचो दिख भी रहा था कि अगर तुम ट्रायंगल्स को अगर सिंपली वेरी कराओगे, सोचो एक ट्रायंगल अपना ऐसा वाला बनता तो उसका सेंटर कुछ यहाँ आता, एक ट्रायंगल सोचो कुछ ऐसा वाला बनता उसका सेंटर कुछ यहाँ आता, तो इनका जो लोकस आता कुछ लग रहा था कि कुछ इस टाइप का बनना भी चाहिए था, मतलब ये तो कंफर्म था कि वो ऊपर वाला पैराबोला तो पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आ सकता सेंट्रोइड के, तो ये भी कुछ हद तक सही है कि मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव और कुछ वाई टाइप का आना भी चाहिए था अपना, ठीक है, ये बस वेरीफाई करने के लिए था अपना, ठीक है। अगले देखते हैं, अगले में अगला क्वेश्चन पे क्या था,
फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस y स्क्वायर इक्वल टू 16x। इस पे सिंपली हमें एक ऐसा पॉइंट P ढूंढना था जो कि मिनिमम डिस्टेंस था किस लाइन से, y इक्वल टू किससे, 4x प्लस 7 से, ठीक है। और उसका मिनिमम डिस्टेंस भी बताना था कितना होगा, है ना। देखना क्वेश्चन क्या अपना अच्छा था। पहले तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर टू 16x पैरेलल कुछ ऐसा बनता अपना, ठीक है। y इक्वल टू 4x प्लस 7, y इक्वल टू 4x प्लस 7 कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा अपना, है ना। अब हमें इस पैराबोला पे वो पॉइंट P निकालना था जो कि इससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या अपना, हमें इस पे वो पॉइंट निकालना है जो कि क्या इससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि ये जो लाइन था वो इस पैराबोला को कट ही कर रहा है, क्योंकि अगर कट कर देगा तो उससे मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस 7 सिंपली इसमें y के लिए निकाल के इसमें छाप देते हैं, का होल स्क्वायर इक्वल कितना बनेगा 16x। यहाँ से कितना जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस का कितना 56x प्लस का कितना 49 इक्वल कितना 16x। तो यहाँ से कितना जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस का कितना 40x प्लस का कितना 49 इक्वल 0 बनेगा। यहाँ से 20 का होल स्क्वायर करते, यहाँ 16 इंटू 49 आता, पक्का दिख रहा है इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। मतलब ये तो कंफर्म हो गया अपना कि यहाँ पे तुम कुछ भी ऐसा, ठीक है, ये तो पक्का से कट नहीं करेगा। अब कट नहीं करेगा ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें ये निकालना था कि वो पॉइंट कौन सा आएगा जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब वो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये था, मान लेते हैं इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट होता है a t स्क्वायर 280 और इस केस में एक क्या था 4 था अपना, तो a t स्क्वायर 280, 280 मतलब कितना आएगा अपना 80। और इसका ऐसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। तो 4t स्क्वायर कितना 80, तो 4t स्क्वायर कितना 80 का इस लाइन से डिस्टेंस किसका, y इक्वल टू किसका 4x प्लस 7 का निकालें अपन, तो कितना आएगा अपना 8t माइनस यहाँ से कितना आएगा अपना 4 टाइम्स ऑफ 4t स्क्वायर मतलब कितना 16t स्क्वायर प्लस 7 अपॉन यहाँ से कितना आएगा अपना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कितना रूट ऑफ कितना 70। यही सोचो इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस आता अपना, और हमें क्या करना है, हमें इसी चीज़ को तो मिनिमाइज करना था। इसलिए हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, इस पैराबोला पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट P मान लिया, अब P यहाँ पे यहाँ कोई भी हो सकता था, उस वेरिएबल पॉइंट का हमने इससे डिस्टेंस निकाल दिया। तो अलग अलग t के लिए अलग अलग डिस्टेंस आएगा और कितना आएगा वो इसके बराबर होगा। और जिस t के लिए ये वैल्यू मिनिमम होगी हमें बस वही वाला t चाहिए था, तो इसलिए हमें वो t चाहिए था जिसके लिए मिनिमम होगा। और अच्छी बात ये है, सुना, अच्छी बात इसमें ये थी कि ये जो बना ऊपर वो एक क्वाड्रेटिक बना, सुना, ऊपर अगर मॉड था तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 16t स्क्वायर माइनस के 80 माइनस कितना 7। और मुझे पता है क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी, माइनस ऑफ b/2a पे आता। तो जो मिनिमम आएगा, ठीक है, वो कब आएगा एट t इक्वल टू माइनस ऑफ b/2a, तो माइनस ऑफ b/2a मतलब ये तुम्हारा किस पे आएगा 1/4 पे। तो जब t के लिए 1/4 होगी उस पे जो पॉइंट मिल रहा होगा वही तुम्हारा इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। तो पॉइंट कौन सा आएगा a t स्क्वायर, ठीक है, तो 4 इंटू टी स्क्वायर तो कितना आएगा 1/4, 280 मतलब 80, 8 टाइम्स ऑफ 1/4 तो कितना आएगा 2। तो 1/4 2 वो पॉइंट था जो कि क्या होगा तुम्हारा इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा इस पैराबोला के ऊपर, ठीक है। समझ में आया ना, बड़ा सिंपल, कुछ खास नहीं किया, सिंपल वेरिएबल पॉइंट लिखा, उसको यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला में छाप दिया। अब इसको मिनिमाइज करना था, और अच्छी बात थी क्या था, ये एक पैराबोला था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता कहाँ आती है, माइनस b/2 पे यही पे आएगा। और मिनिमम डिस्टेंस आएगा कितना वो भी निकाल सकते हैं, चाहो तो सीधा t के लिए यहाँ पे 1/4 इसमें छाप देते हैं, तो t के लिए 1/4 यहाँ छाप दे तो d मिनिमम, तो d मिनिमम तुम्हारा कितना आएगा अपना, t के लिए 1/4 छाप दो तो यहाँ कितना आएगा 2 बनेगा, यहाँ से 1/4 छाप देते हैं हम 1 बनता प्लस का 7 बाय कितना रूट ऑफ कितना 70। तो जो मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारा आएगा 9 माइनस 1 8 बाय कितना रूट ऑफ 70। ये लाइन का मिनिमम डिस्टेंस होता इस पैराबोला से, ठीक है। होप से यार लॉजिक से में आएगा, ठीक है। और अगर याद होगा तो मैंने इसको एक और तरीके से पहले बता रखा है, ठीक
ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया होगा ना। दूसरा देखना, दूसरा जो ज्यादा अच्छा तरीका होता, ठीक है, सुना, अगर तुम क्या करो, इसी लाइन के पैरेलल बहुत सारे लाइंस बनाओ, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और इन्हीं लाइंस के पैरेलल वो लाइंस जो इस पे पहली बार सोचो टेंजेंट होगा, सोचो वो जिस पॉइंट पे इसको टच करेगा उसी का तो इससे मिनिमम डिस्टेंस होगा। सर हमें क्या क्या, ये लाइन कौन सी गिवन थी, y इक्वल टू कितना 4x प्लस का कितना 7, ये दिया था। हमने कहा इसी के पैरेलल क्या करें, लाइन खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए। जैसे ही पहली बार इसने इसको टच किया, तो जैसे पहली बार इसने इसको जहां टच किया होगा वो पॉइंट ही सोचो इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। क्यों, बड़ा सिंपल सा, कि देखो ये जब जब हम लोग पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो ये कंफर्म है इस लाइन में तुम कोई भी पॉइंट लोगे उन सबका डिस्टेंस इस लाइन से सेम आएगा, सोचो सेम आएगा। और आगे एक और तुमने पैरेलल लाइन ली तो इसके ऊपर जितने ही पॉइंट्स होंगे उन सबका डिस्टेंस इससे सेम आएगा। तो जब जब तुम पैरेलली मूव कर रहे हो तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स सबका डिस्टेंस सेम था। और जब पहली बार किसी लाइन ने इसको टच किया होगा तो उसमें सोचो ये इकलौता वो पॉइंट होगा जो कि इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, उसके अलावा बाकी कोई भी पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर तो लाई नहीं कर रहा था। और उस केस में इसका जो डिस्टेंस आता वो इन सब का आता। और दिख रहा है उस केस में सबसे पहली बार जो पॉइंट मिला वो यही वाला पॉइंट मिल गया। और कोई अगर पॉइंट अगर मिनिमम डिस्टेंस पे अगर आना चाहिए था तो सोचो वो कहीं दूसरा लाइन पे लाई करता। सोचो अगर मान लो अगर ये वो वाला पॉइंट होता जो मिनिमम डिस्टेंस पे होता, बट सोचो इसका डिस्टेंस इससे तो यहाँ होता और इसका डिस्टेंस यहाँ से इस करार होता, मतलब ये लेंथ इस करार होता। बट दिख रहा है ये जो लेंथ था वो छोटा था एज कम्पेयर टू दिस, मतलब यही वाला जो पॉइंट मिला होगा वही तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस पे रहा होगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जिस पॉइंट पे इस लाइन का डिस्टेंस मिनिमम आएगा, पक्का है कि उस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो कंफर्म इस लाइन के पैरेलल होता। तो क्यों ना मैं इस पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट निकाल लूं जिसका स्लोप इसके बराबर था। इसलिए क्या हुआ, इसका सिंपली क्या है, रट लो, नहीं है असल में तो, कि इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट सिंपली वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर तुम पैराबोला पे अगर स्लोप निकालोगे, समझ गए, उस पॉइंट पे अगर तुम पैराबोला का स्लोप निकालोगे तो वो इसके पैरेलल आना चाहिए। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि अब अगर मुझे P पॉइंट निकालना था तो P पॉइंट में आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि P सिंपली वाला पॉइंट है जहां पे dy/dx की जो वैल्यू होगी वो सिंपली किस बराबर होगी, 4 के बराबर होनी चाहिए। तो y² = 16x में dy/dx की वैल्यू, तो y² = 16x में dy/dx की वैल्यू निकालते तो 2y इंटू कितना dy/dx इक्वल कितना बनता, 16 बनता। तो यहाँ से dy/dx के लिए तुम्हारी कितनी आती, 8/y आती। और इसके लिए कंफर्म में तुम्हारी किस करार होनी चाहिए थी, 4 करार होनी चाहिए थी। तो यहाँ से y के लिए तुम्हें कंफर्म कितनी मिल जाती, y के लिए जो मिलती यहाँ से डायरेक्टली कितनी मिल जाती है अपन को, 2 मिल जाती। और देखो y के लिए 2 आनी भी चाहिए थी और y 2 मिल जाता, x डायरेक्टली निकाल सकते थे, तो x सीधा कितना आता, 1/4 आया। तो इससे ज़्यादा जल्दी आया था। ठीक है, कंसेप्ट सिंपली हमने ये लगाया कि कोई भी पैराबोला है और कोई भी पॉइंट है, सर कोई भी लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन से इस पैराबोला पे मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होगा वो सिंपली वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर अगर तुम इस पैराबोला पे अगर स्लोप बनाते वो सिंपली क्या आता, इसके पैरेलल आना चाहिए था। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें इसका स्लोप पता होगा, तो सिंपली बेसिकली तुम्हें इस पैराबोला पे सिंपली वो पॉइंट निकालना था जिस पे जो स्लोप आता वो इसके पैरेलल आता। तो आराम से तुम ये वाला पॉइंट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, होप सो ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।